नमस्कार। विश्वरंग के इस पूर्व रंग कथा यात्रा के 19वें पड़ाव में मैं कुणाल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। कथा यात्रा के कुल 20 पड़ाव होने हैं और आज हम 19वें पे हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं युवा कवि संपादक श्री गीत चतुर्वेदी जी। गीत जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और साथ में उपस्थित हैं युवा संस्कृति कर्मी परी जोशी जी। परी जी, आपका भी स्वागत है। आज के हमारे जो दोनों अतिथि हैं जिनका सानिध्य हमें मिल रहा है, पहली बार कथा यात्रा में उपस्थित हो रहे हैं, इनके लिए भी और कुछ हमारे श्रोता रोज ही नए जुड़ते हैं उनके लिए भी बता दूं कि पिछले साल विश्वरंग में हमने कथादेश का संपादन किया था, प्रकाशन किया था। उसके कुल 18 खंड थे। पिछले लगभग 200 साल की कथा परंपरा की प्रतिनिधि कहानीकारों की प्रतिनिधि कहानियों का संचयन हमने किया था। कुल 18 खंड हमने इसमें प्रकाशित किए थे। इस बार कथा यात्रा में हमने एक एक खंड पर एक एक कथा यात्रा का एपिसोड केंद्रित किया है। यह अंतिम खंड है जिसकी आज चर्चा करेंगे। युवा कहानी का चौथा खंड यानी कथादेश का 18वां खंड। 18 खंड में 4 खंड ऐसे हैं अंतिम के जो युवा कहानी पर केंद्रित है। युवा कहानी अगर देखा जाए तो कुल 121 कहानीकार युवा कहानीकारों की कहानियां इसमें संकलित हैं 4 खंडों में। और गौर किया जाए तो ये उस जनरेशन के कहानीकार हैं जो साहित्य के परिदृश्य पर बहुत हुआ तो 1990 के बाद से परिदृश्य में आए हैं। पंकज मित्र, कविता, अजय नावरिया, नीलाक्षी सिंह, ये 1990 के पहली इनकी कहानी छपती है और आगे चल के 2000 बाद की पीढ़ी एक आती है 2002, 3, 4 में, और वो आज भी रचनाशील हैं। 2010 के बाद भी एक पीढ़ी हमारे सामने आई है जिनमें श्रद्धा थवाईत एक प्रतिनिधि नाम है। उनकी ही कहानी पर आज हम केंद्रित करेंगे। आपको याद होगा कि 1990 के बाद जो समय अवधि मैंने बताई, कथादेश का पहला नवलेखन अंक आया था हरिनारायण जी के संपादन में, जिसका अतिथि संपादन संभवतः सुधीश पचौड़ी जी ने किया था 2001। फिर रविंद्र कालिया जी ने वागर्थ का नवलेखन अंक और एक युवा पीढ़ी अंक निकाला। फिर वागर्थ के बाद वो नया ज्ञानोदय में गए। इस बीच कथादेश ने 3 नवलेखन खंड और निकाले। कालिया जी ने नया ज्ञानोदय में कुछ अंक युवा पीढ़ी पे। तो कुल मिला के यह 20 और 30 सालों में एक नई पीढ़ी हमारे सम्मुख उपस्थित होती है, नई कथावस्तु के साथ। हालांकि यह कहना पूरी तरह से अतिरेक होगा कि कथावस्तु बदल जाती है, लेकिन समय बदल गया है, समय को देखने का नजरिया बदल गया है, समय से डील करने के जो टूल्स हुआ करते हैं वो बदल गया है। सबसे बड़ी बात कि हमारी भाषा बदल गई है। यह भाषा, अब इस पर कई तरह के विमर्श किए जा सकते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन और बाजारवाद और उपभोक्तावाद इत्यादि ने हमें दो तरफा चुनौती प्रदान की है। एक तरफ तो हमारी भाषा खंडित हुई है, उसका स्वरूप कुछ नया होने के क्रम में पुराना उसका कुछ टूटा हुआ है और नया अभी निर्मित होने के क्रम में है। दूसरा, कहानी लिखने, पढ़ने और उसे जज्ब करने के जो हमारे पुराना पैटर्न हुआ करता था, वह किसी हद तक नवीनीकरण की ओर बढ़ा है। कथावस्तु हमारे पास चूंकि 24 घंटे के खबरिया चैनल और वगैरह वगैरह इंफॉर्मेशन का इतना एक हमने देखा, इंफॉर्मेशन की बाढ़ आई है, तो कथावस्तु को हम कैसे चुनें, कैसे उससे डील करें, कैसे उसे बरतें और कैसे उसे बुने, जाहिरा तौर पे इन सारी चीजों में, इन सारी प्रविधियों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हम देखते आए। गीत चतुर्वेदी और श्रद्धा थवाईत जिनकी कहानी पर हम चर्चा करेंगे, वह भी
इसी पीढ़ी और इन्हीं संघर्षों से निकल कर आई एक कथाकारा है। और गीत चतुर्वेदी, इन्होंने कविता के रूप में वो संघर्ष देखे हैं। इन्होंने लंबी कहानियां लिखी है। सावंत आंटी की लड़कियां, गौमूत्र 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 कहानी बड़ी चर्चित रही है। और वो जद्दोजहद दिखती है, एक एक पंक्ति में वो जद्दोजहद, गीत की जद्दोजहद दिखती है कि कैसे हम एक नए धरातल पर, एक नए पाठक से, एक नई भाषा में एक नई कहानी को लेकर रूबरू हों। विशेष बातचीत करते रहेंगे, पढ़ते हैं पहले, सुनते हैं पहले श्रद्धा थवाइट की कहानी पहाड़, और इसका पाठ करेंगी हमारे बीच उपस्थित परी जोशी जी। तारुफ करा दूं परी जोशी जी का। परी जोशी जी पिछले 5 सालों से नहीं 15 सालों से अध्यापन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। निदान ग्रुप से शैक्षणिक सम्मान इन्हें मिल चुका है। दैनिक भास्कर से एजुकेटर अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं। सबसे बड़ी और अच्छी बात ये कि कविता और कहानियों का एक ब्लॉग भी चलाती हैं। आकाशवाणी में बतौर ड्रामा आर्टिस्ट जुड़ी हुई हैं। कई नाटकों में वॉइस ओवर इन्होंने दिए हैं और बहुत अच्छा पाठ करती हैं। श्रद्धा थवाइट की कहानी सुनते हैं परी जी की। धन्यवाद कुणाल जी। और मैं परी जोशी आज कथा देश के इस अंक में आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम श्रद्धा थवाइट जी की जो कहानी सुनेंगे, मैं जिसका पाठ करूंगी, उसका शीर्षक है पहाड़। और इस कहानी के जो पात्र हैं उनका नाम है समायरा, आदित्य, बनी और छोटू। वस्तुतः और अंत तक ये जो कहानी है ये समायरा के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और आप सभी को प्रकृति के निकट भी पहुंचाएगी। तो अब हम कहानी को आगे शुरू करते हैं। मैं कहानी पढ़ती हूँ। खुशनुमा बचपन जहां बीता हो उस जगह के नाम से ही जहन में यादों के फूल खिल उठते हैं। कई सालों के अंतराल के बाद आने का अवसर मिल जाना, फूलों की घाटी में आना और उनकी खुशबू में डूब जाना होता है। समायरा लगभग 20 सालों बाद कांकेर वापस आई है, तो किसी खास फूल की खोज में नहीं, लेकिन जो भी फूल उसे मिल जाएं, उनकी खुशबू अपने अंतस में बसा लेने के लिए। उसने अपने बचपन और कैशोर्य की संधि के वो 7 साल कांकेर में ही गुजारे थे, जिनके दिन सुनहरे और रातें चमकीली होती हैं। अंधियारी रात और धूसर दोपहरी तो अभी आई ही नहीं होती। सुबह का सूरज सामने बादलों से अलसाता हुआ अंगड़ाई लेता निकल आया है। समायरा, आदित्य और बनी रिसोर्ट के एक कोने में बने मचान में बैठे हैं। यह एक कम ऊंचाई का मचान है जिसके सामने एक छोटा सा लेकिन जिंदगी से भरा हुआ तालाब पसरा है। पानी में मछलियां तैर रही हैं। दूर किनारे पर जल पाखियों का नाश्ता चल रहा है। बारिश बस थमी सी है। मौसम बेहद खुशगवार है। हवा में बारीक बूंदें ठहरी हुई हैं। दूर देखने से ऐसा लग रहा है मानो ये बारीक बूंदें मिलकर बादलों को धरती पर ले आई हों। समायरा और आदित्य दोनों के हाथों में गर्मा गर्म चाय का प्याला है। बनी तरह तरह की चिड़ियों को अपनी दूरबीन से देखने में मगन है। उन्होंने अभी कुरकुरे पकौड़े का नाश्ता खत्म ही किया है। शहर से थकी समायरा चाय के कप को दोनों हाथों से थामे दूर पहाड़ की ओर देखती हुई खोई हुई है। उसकी खुद में गुम आवाज शीशम की फलियों सी खनखना उठी है। शहर की चिल्लपों से दूर कितना शांत और सम्मोहक लग रहा है ना सब कुछ। हाँ, बेहद सुकूनदायक। आदित्य ने चाय का आखिरी और बड़ा सा घूंट लेते हुए आगे कहा, वैसे आज का क्या प्लान है? कहाँ से शुरू करना चाहेंगी आप? जैसे ध्यान के तालाब में कोई कंकड़ पड़ा। वो दूर देख रहे हो उस पहाड़ को। गढ़िया पहाड़ है वो। वहां ऊपर दुर्गा मैया का मंदिर है और एक तालाब भी। पहले हम वहीं चलते हैं। छोटू बस आता ही होगा। समायरा के कप में अभी चाय बाकी है और वह चाय के हर घूंट के साथ यहाँ के सुकून को पी रही है। ये तुम्हारा छोटू अभी 10 साल का छोटू तो है नहीं।
उसका असली नाम ले सकती हो। असली नाम लेने लगी तो फिर वो बचपन वाला छोटू कहाँ रह जाएगा, जो मेरे पीछे पीछे सुमी दीदी करते घूमता रहता था। अब भी देखते तो वो उसकी जबान दीदी जीजाजी कहते नहीं थकती है। इस वक्त समायरा की आंखों के जुगनू जले हुए हैं, उनमें यादों की अतिरिक्त चमक भी है। आदित्य इन जुगनुओं को हमेशा चमकते रखना चाहता है। आदित्य का चेहरा इन जुगनुओं की रोशनी में चमकता है। समायरा भी इन जुगनुओं को कभी बुझने नहीं देती। कल रात ही वे कांकेर पहुंचे हैं। इन 20 सालों में कांकेर की बसाहट, इसके लोग बहुत बदल चुके हैं। जहां घने जंगल हुआ करते थे, वहां आज घरों के जंगल बस चुके हैं। लेकिन इसकी आत्मा तो उसी पुराने कांकेर की है ना। आसपास वही तालाब हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं। उनकी यादों को अपनी आत्मा में बसाए समायरा चली आई है उन्हें फिर से जीने। उसकी यादों में सबसे अधिक बसा है गढ़िया पहाड़, जहां वह पापा के साथ उनकी उंगली पकड़े अक्सर जाया करती थी, पत्थरों से बनी 100 से अधिक सीढ़ियां चढ़ते हुए। आज वह वहीं से कांकेर को जीना शुरू करना चाहती है। उसे अक्सर याद आता रहा है गढ़िया पहाड़ के ऊपर बना सोनई रूपई तालाब, जिसे कहते थे कि वह कभी नहीं सूखता। पापा के साथ मंदिर दर्शन कर वह तालाब के किनारे बैठ जाती और कहानी सुनती राजा धर्मदेव की, उनकी 2 बेटियों की कहानी सुनते हुए ढूंढती सुनहरी और रुपहली मछली को। अक्सर छोटू भी साथ ही हुआ। पापा का ट्रांसफर हो जाने के बाद कुछ साल तो छोटू के परिवार से फोन पर संपर्क बना रहा, लेकिन फिर जाने कब बातों की कड़ी धीरे से टूट गई। सालों बाद अचानक फेसबुक पर छोटू से मिलना हुआ और आने जाने का वही सिलसिला फिर से शुरू हो गया। वह छूटी कड़ी कैसे वहीं से उसी मजबूती से जुड़ गई। कुछ रिश्ते ऐसे शुद्ध लोहे से मजबूत होते हैं जिन्हें वर्षों का अंतराल आ जाने के बाद भी औपचारिकता की जंग उन्हें छू भी नहीं पाती। देखो छोटू आ गया लगता है। समायरा ने अपनी निगाहें पहाड़ से हटाकर आदित्य की नजरों की दिशा में मोड़ दी। गोलमोल छोटू दूरी लुढ़कते हुए तय करते मचान के नीचे तक आ गया। समायरा और आदित्य भी उठकर मचान की रेलिंग से टिक गए। बनी अभी भी चिड़ियों में ही व्यस्त है। नमस्ते सुमी दीदी, जीजाजी। छोटू, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चाय पी लो, फिर चलते हैं। अब मचान पर मेरे चढ़ने का जुल्म करना भी ठीक नहीं। चलिए, हम अब घूमने ही चलते हैं। खुद की ओर इशारा कर छोटू ठहाका मारकर हंस पड़ा। समायरा और आदित्य ने भी अपनी हंसी से उसका साथ दिया। तीनों बांस के टुकड़ों से बनी हिलती खिलखिलाती सीढ़ियों से उतर आए। समायरा कह उठी, तुम्हारी हंसी अब भी नहीं बदली। अपने मोटापे को इंगित करते हुए छोटू ने कहा, लेकिन मैं तो बदल गया हूं ना। समायरा और आदित्य ने हंसकर बात टाल दी। वे मचान से उतरकर अपनी कार की ओर बढ़ गए। कार गढ़िया पहाड़ की ओर बढ़ चली। समायरा और छोटू अपनी बचपन की यादों में डूब गए। छोटू ने सामने सीट से आधे पीछे पलटते हुए कहा, मम्मी को बहुत अखरेगा कि आप आईं और वो यहाँ नहीं थी। छोटू की आवाज में भावों का भारीपन है। वही भारीपन समायरा की आवाज में भी फूल आया है। भाव बांसों का फूलना है। एक बांस फूला तो जंगल के सारे बांस फूल जाएंगे। हाँ, मुझे भी बहुत अखर रहा है। कितने साल हो गए आंटी से मिले। आंटी के हाथ के पोहा चूड़ा का स्वाद तो अब भी मुझे याद है। और मुझे आंटी के हाथ के गुलाब जामुन। आपको याद है जब भी आंटी गुलाब जामुन बनाती थी तो मैं सामने रखे प्लेट के सारे गुलाब जामुन खा जाता था, चाहे 5 रखे हो या 10। मम्मी डांटती, कैसे कैसे खाते हो तुम, कभी देखे नहीं हो जैसे। तो कभी कह भी देता था कि बस आंटी के घर ही तो खाता हूँ, कहीं और ऐसे नहीं खाता। पुरानी यादों से आवाज में भारीपन की जगह फूलों की खुशबू महक रही थी। दोनों यादों के रास्तों पर ही चलते रहते यदि आदित्य ने उनकी टांग खींचते हुए न टोका होता पहाड़ घूमने के लिए।
पहाड़ तक पहुंचने का रास्ता बताओगे या तुम लोग बस यादों में ही घूमोगे और जबरदस्ती मुझे भी घुमाओगे? अरे हाँ, आगे से दाएं मुड़कर सीधे जाना है। ठीक है ना छोटू? याद तो ठीक है, लेकिन हम अभी सीधे ही चलकर आगे बाएं मुड़ेंगे, क्योंकि अब सीढ़ियों से चढ़ने की जरूरत नहीं है दीदी। ऊपर मंदिर तक रोड बन गई है। क्या? ऊपर तक रोड बन गई है? सीढ़ियां खत्म हो गई? सीढ़ियां भी हैं, लेकिन पहाड़ की दूसरी तरफ से रोड भी बन गई है। हम उसी ओर से मंदिर चलेंगे। नहीं छोटू, इस नहीं में स्मृतियों का जोर है। स्मृतियों में बसे चित्र के साथ छेड़छाड़ समायरा को बिल्कुल भी रास नहीं आई। इस जोर से खुद भी वह असहज हो गई। यदि सीढ़ियां हैं तो मुझे सीढ़ियों से ही जाना है छोटू। पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं सीढ़ियों से। फिर पहाड़ में चढ़ने में जो मजा है वो रोड से कार में बैठकर जाने में नहीं। लेकिन छोटू की आवाज में जोश है, सृजक का जोश। अरे दीदी, सीढ़ियों से तो हमेशा गए हो, चलो ना एक बार रोड से भी तो चलकर देखो। वह रोड बनाने का ठेका मेरे नाम पर ही है। समायरा की आवाज में भावों के भारीपन ने उसके जोश के उफान में समझदारी का छींटा डाल दिया। अरे वाह, बधाई। ये ठीक रहेगा कि अभी सीढ़ियों से चलते हैं, वापसी उधर से, आदित्य ने तपाक से कहा। अच्छा ठीक है, तो उधर से वापस आ जाएंगे। पहुंचकर चाबी मुझे दे दीजिएगा, मैं कार पहाड़ से दूसरी ओर मंगवा लूंगा। छोटू भी सहमत हो गया। आदित्य ने उसे बधाई दे दी, लेकिन समायरा बचपन की यादों और वर्तमान की असलियत के बीच कहीं अटक गई। छोटू, तुम भी बड़े हो गए हो, कमाने लग गए हो। विश्वास ही नहीं होता। पता है, अपने से छोटे लोग हमेशा छोटे ही लगते हैं। लगता ही नहीं कि समय उनके लिए भी उतना ही गुजरा है जितना हमारे लिए। बधाई हो भाई। कुछ क्षण ठहर कर समायरा कुछ सोचती रही। बचपन की समायरा पर तार्किक समायरा हावी होने लगी थी। वो कुछ कह पाती उसके पहले ही बनी ने उसके मन की बात कह दी। लेकिन गढ़िया पहाड़ तो इत्तू सा ही दिख रहा है, ऐसे ही चढ़ जाएंगे, इसमें रोड बनाने की क्या जरूरत थी? बेटा, पहाड़ अभी दूर है इसलिए इतना छोटा लग रहा है, पास जाएंगे तो बड़ा दिखेगा। कोई भी चीज दूर से छोटी लगती है, लेकिन वाकई में छोटू पहाड़ इतना भी नहीं बड़ा है कि सीढ़ियां न चढ़ी जा सके। समायरा ने अपने मन की बात कह दी। दीदी, आपको याद है हर नवरात्रि में यहाँ मेला लगता था? सबको कितनी मुश्किल होती थी यहाँ तक दुकान का सामान, ठेले आदि लाने में। फिर सामान्य समय में भी तो लोग इतनी सीढ़ियां चढ़ने में थक ही जाते हैं। इस में समायरा की असहमति, अन्य मनस्कता उपला आई है। कार पहाड़ की ओर बढ़ी जा रही है, लेकिन पहाड़ ठीक से नजर नहीं आ रहा। घरों की पंक्तियों के बीच कहीं कहीं छूटी जगह से समायरा पहाड़ को देखने की कोशिश कर रही है। पहाड़ अपनी एक झलकी दिखाकर फिर घरों के जंगल में छुप जा रहा है। वह जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहती है। पहाड़ से नजदीकी के एहसास ने उसके चेहरे पर मुस्कान का गुलाब खिला दिया है। इस मुस्कान की मंद आंच आदित्य अपनी पीठ पर महसूस कर रहा था। उसने समायरा को छेड़ने की कोशिश की। क्या सुमी, बतीसी बंद हो पा रही है या नहीं? देखना सारे दांत बाहर ही ना निकल जाएं। कुछ भी, तुम ना। यह सुन छोटू भी अपने सिग्नेचर हंसी में हंस पड़ा। आगे कार के मुड़ते ही पहाड़ सामने बाहें फैलाए इंतजार करता मिला। वे भी कार से उतरकर उसके आलिंगन में उसकी ओर बढ़ चले। अरे सीढ़ियों पर स्वागत द्वार बन गया है। जब हम आते थे ना आदित्य, तब यहाँ कुछ भी नहीं था। वे सब घर भी नहीं। कस्बे से दूर था पहाड़, अब तो कस्बे के बीच हो गया है। अब तो बस तुम कहती जाओ, हमको तो सिर्फ सुनना है। आदित्य ये, आदित्य वो, बस सच सच कहना। अब तो छोटू भी है तुम्हारी बातों की जांच के लिए। नहीं तो तुम शेर से मुठभेड़ की कहानी भी सुना देती तो हमको मानना ही पड़ता। आदित्य की आवाज में शरारत के जंगल महक रहे हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए दिल के बजते नगाड़े और तूफानी सांसों के बीच ये महक तीनों के चेहरे में मुस्कान ले आई। बनी आगे बढ़ चुका है। याद है सुमी दीदी, बचपन की सीढ़ियां चढ़ने की प्रतियोगिता
हाँ, मुझे याद है। बिना रुके कौन चढ़ेगा? अब देखो कैसे हाँफ रही हो आप। तब तो झट चढ़ जाया करती थी। चढ़ पाओगी ऊपर तक कि नहीं? अब भी समय है, कार से चलते हैं। आज तो बनी सबसे पहले चढ़ेगा। वैसे छोटू अभी भी तुम मुझसे पीछे ही हो। तुम चढ़ पाओगे इतनी सीढ़ियां? समायरा ने एक सीढ़ी पर थमकर पीछे मुड़ते हुए कहा। ये तो बहुत छोटा सा पहाड़ है। मैंने तो बड़े बड़े पहाड़ों में चढ़ाई की है। छोटू की आवाज में चुनौती की लघुता जताता ईगो उभर आया। हाँ, देखी है मैंने तो। तुमने हिमालय में ट्रैकिंग करते हुए अपनी पिक्स डाली है ना फेसबुक पर। अब आदित्य ने छोटू की बात का समर्थन किया, लेकिन समायरा ने इसे बूमरैंग की तरह वापस कर दिया। तब भी कह रहे हो कि कार से चलते हैं? ऊपर तक एकदम बढ़िया रास्ता बन गया है। अचानक समायरा के आंखों में बांस के फूल के अक्स उभर आए। देखो आदित्य, जब हम आते थे न तो पापा हमेशा इस सीढ़ी पर बैठ जाते थे और मुझे कहते थे कि सुमी, मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं हूं, मुझे थोड़ा आराम करने दो। समायरा भी उस सीढ़ी पर बैठ गई। आदित्य और छोटू सामने सीढ़ी पर बैठ गए। बनी सीढ़ियां चढ़ता रहा। बचपन की ऊर्जा का मुकाबला तो आज जवानी की ऊर्जा भी नहीं कर सकती। अभी उनकी ऊर्जा अपनी सांसों को व्यवस्थित करने में लगी हुई है, लेकिन पहाड़ से जुड़ी यादों का मोह इतना है कि समायरा से चुप ही नहीं रहा जा रहा। पापा बैठते और मैं झटझट सीढ़ियां चढ़ जाती कि पापा को भी जल्दी ही उठना पड़ जाता था। अभी यही बनी कर रहा है। बनी को काफी ऊपर चढ़ते देखकर आखिर उन्हें उठना ही पड़ा। उन्होंने बनी को आवाज दी, बनी रुक जाओ, साथ में चलना। कुछ देर समायरा उमकती सीढ़ियां चढ़ती रही, फिर सीढ़ियों के एक मोड़ पर खड़ी हो के लग पड़ी। यहाँ से हम खड़े होकर अपना घर ढूंढा करते थे। बनी देखो बेटा, यहाँ से पूरा कांकेर शहर दिखाई देता है। हाँ मम्मा, आपका घर कहाँ पर था? दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा बनी। बेटा, वो उस तरफ कहीं था। कुछ देर तक कांकेर के विस्तार को देखते रहने के बाद खुद समायरा को एक बार फिर यह एहसास हुआ कि यह वह कांकेर नहीं जिसे इतने सालों उसने अपने दिल में बसा रखा था। तब से लेकर अब तक ये दिल भी अरबों बार धड़क चुका है, पहले से थक चुका है। लेकिन इसका दुख होने की जगह दिल में खुशी अधिक थी कि यह वही बचपन की पहाड़ी है। यह पत्थरों की बनी सीढ़ियां वही हैं जिनमें पापा के कदमों के साथ खुद के भी छोटे कदमों के निशान बने थे। पत्थरों के जोड़ों में उगे एडियंटम भी वही हैं जिन्हें गमले में उगाने के लिए कितनी असफल मेहनत की थी। पापा को पता था कि ये गमले में नहीं लगेंगे, लेकिन उन्होंने मेहनत करने दी। फिर समझाया, सबकी अपनी जरूरतें होती हैं और जो हर जगह पूरी नहीं हो सकती, इसलिए हर जगह का अपना महत्व है। प्रत्यक्ष में बनी के साथ, लेकिन जहन में पापा की उंगली थामे वह आगे बढ़ने लगी। पीछे आदित्य और छोटू बतियाते आने लगे। सूरज के ऊपर चढ़ते जाने के साथ ठंडक भरा मौसम गर्म और उमस भरा होने लगा, जैसे हवा में भाप घुली हुई हो। गनीमत सीढ़ियों पर पेड़ों के छाते लगे हुए हैं जो तीखी धूप से बचा रहे हैं। सीढ़ियों पर गहरिन कीड़ों के गुच्छे बिखरे हुए हैं, बहुत से एक के ऊपर एक चढ़े जोड़े कीड़े। बनी इनसे बच बच कर चल रहा है। समायरा ने मन से स्मृतियों का दूध फिर ऊन आया। पापा, ये कीड़े दूसरे कीड़े के ऊपर क्यों चढ़े हुए हैं? वो चलते हुए थक गए हैं बेटा, तो वो एक दूसरे के ऊपर घोड़ा लदान लद गए हैं। मतलब पीठ पर चढ़ गए हैं। हम भी थक गए हैं पापा, आप भी हमको घोड़ा लदान ला दो। बचपन में पहाड़ के चढ़ते समय जोश की चिड़िया साथ उड़ती चलती, लेकिन वापसी में अक्सर ये चिड़िया छुटकी समायरा को छोड़कर फुर्र हो जाती। फिर पापा के हाथ के सामान मम्मी के हाथ में थमा दिए जाते और समायरा की वापसी पापा की गोद में उनके गले में हाथ डाले होते। समायरा को एहसास हुआ कि पापा आसपास ही कहीं हैं। वे सीढ़ियों से ऊपर तक चढ़ गए हैं। अब दाएं मुड़कर कुछ दूर उतरना है। यहाँ सीढ़ियां नहीं, लेकिन पत्थरों की प्राकृतिक उतराई बहुत कठिन भी नहीं है। समायरा के दिल में वॉयलिन सा बज रहा है।
आदित्य उस वायलिन के स्वर में झूम रहे हैं। छोटू अपना काम दिखाने के लिए आतुर है। बनी के रोम रोम पहाड़ के रोमांच से रोमांचित है। मम्मी देखो, पहाड़ के ऊपर तालाब है। अब वे मंदिर के सामने हैं। वे पहाड़ के प्याले के गहराई में हैं। चारों ओर पहाड़ है। पहाड़ की गोद में ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। हरियाली के समंदर में दुर्गा मैया की छांव में सोनई रुपई तालाब है। तालाब उन्हें खींच रहा है। वे तालाब के किनारे बैठ गए। समायरा की यादों के खजाने से सिक्के बरसने लगे। आज भी उसकी यादों में वह कहानी अक्षर दर अक्षर दर्ज है। अब भी उसे वह कहानी पापा की आवाज में ही याद आती है। पापा की आवाज में डूबी हुई वह यादों की गलियों से तैरने लगी। पता है बनी, कहते हैं कि इस तालाब को राजा धर्मदेव ने बनवाया था। उनकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम था सोनई और दूसरी का रूपई। दोनों तालाब के किनारे खेल रही थी। खेलते खेलते तालाब में गिरकर डूब गई। उन्हीं की याद में तालाब का नाम सोनई रूपई पड़ा। ये भी कहते हैं कि तालाब की गहराई में 2 मछलियां रहती हैं, एक सुनहरे रंग की और एक रुपहले रंग की। हम भी बचपन में उनको ढूंढा करते थे। आपने कभी देखा था मम्मा उन्हें? बनी की आवाज से अचरज की सुनहरी रुपहली किरणें फूट रही हैं। ना, देखा तो कभी नहीं। अच्छा बनी, यहाँ एक गुफा है जिसमें घूमने की जगह बहुत छोटी है, लेकिन अंदर बहुत बड़ी जगह है। कहते हैं कि जब कभी राज्य पर आक्रमण होता तो राजा अपने परिवार और महत्वपूर्ण लोगों के साथ गुफा में शरण लेता था। शरण का क्या मतलब होता है? शरण लेता था मतलब गुफा में रहता था। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। अब आदित्य ने आगे बढ़कर बनी से कहा। इतने में छोटू ने बनी का हाथ पकड़ा और तालाब के किनारे चलते हुए वो दूर चले गए। आदित्य और समायरा वहां की शांति में खोए हुए मंत्रमुग्ध से बैठे रहे। सामने तालाब में बादलों की मछलियां तैर रही हैं। मंद समीर समायरा के बालों से खेल रहा है। उसने आदित्य का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं सोच रही हूँ यहाँ रात कितनी अच्छी लगेगी। तारों से भरा आसमान सिर पर होगा। जंगल की गूंजती आवाज होगी। रात में जंगल कितने स्वरों से भरा होता होगा। सन्नाटे का शोर सुनेंगे। सच, यहाँ रेस्ट हाउस बनाना चाहिए शासन को। सच में सुमी, ये बाहर की शांति अपने मन में भी उतरती लग रही है। कोई ऐसी जगह हो रहने के लिए तो तनाव तो पास भी न पटके। अचानक आदित्य ने अपना हाथ छुड़ा लिया। लेकिन रेस्ट हाउस होगा तो फिर सन्नाटे का शोर नहीं होगा। तेज गानों का, बातचीत का शोर होगा। हरियाली खुशबू की जगह शराब की महक होगी। तेज रोशनी में तारे सो जाएंगे। अभी यहाँ इंसान नहीं है, तभी शांति है। समायरा कुछ पल को सन्न रह गई। आखिर सच्चाई तो यही है। सच्चाई की चुभन को बर्दाश्त करना अक्सर बहुत आसान नहीं होता। चलो देवी माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। बनी भी आ गया है। आदित्य उठ खड़ा हुआ। बनी के पास बताने के लिए बहुत सी बातें हो गई थी। मम्मा सुन रहे हो? ये आवाज, एक तीखी सी आवाज फिजा में गूंज रही है। छोटू मामा कह रहे थे कि सांप की आवाज है। सांप जिसकी पूंछ में घुंघरू बंधे हैं। जब सांप चलता है तो घुंघरू बजते हैं। सच में मामा? समायरा के चंपा चेहरे में केसर की मुलायमियत आई। ना बेटे, ये सिसाडा की आवाज है। एक प्रकार का छोटा सा झिंगुर जैसे कीड़ा। समायरा ने अपनी तर्जनी उंगली के पहले 2 पोरों को दिखाते हुए उस कीड़े का आकार बताने की कोशिश की। लेकिन तब तक तो आदित्य की मंदिर की घंटी बजने की आवाज सुनकर बनी मंदिर में दौड़कर चढ़ गया। चारों ने देवी माँ का आशीर्वाद और प्रसाद लिया। कुछ देर मंदिर में शांत बैठे रहे, फिर वापस जाने के लिए निकले। जीजा जी, चलिए अब वापस रोड साइड से उतरते हैं। मानो छोटू ने समायरा से कुछ न कहकर आदित्य से सिफारिश करनी चाहिए। चलो समायरा, छोटू की बनाई सड़क भी देख लेते हैं।
समायरा एक समवेत ठहाके से पहाड़ गूंज उठा। यदि पहाड़ के कान होते तो यह ठहाका उसके कानों में गर्म तेल की मानंद उड़ेला गया होता। अभी यह ठहाका पहाड़ को किन्हीं राक्षसों के अट्टहास सरीखा लगा होगा। इंसान को हकीकत का अंदाजा बिना देखे हो ही नहीं सकता, वरना समायरा नहीं हंसती। वे मंदिर से निकलकर कुछ पल तालाब को देखते खड़े रहे। समायरा ने गहरी सांस के साथ इस पूरे दृश्य को भी अपने अंतस में ले लिया। फिर उच्छ्वास में सिर्फ सांस ही बाहर आई। दृश्य मन में ही बस गया। वह मुड़कर वापस चल पड़ी। कुछ दूर की चढ़ाई चढ़ने के बाद सीढ़ियां बाईं ओर थी। वे दाईं ओर मुड़ गए जहां से छोटू की बनाई रोड शुरू होती है। दाएं मुड़ते ही वास्तविकता का कठोर धरातल सामने दिखने लगा। सामने बेदर्दी से कटा हुआ पहाड़, जिसके सीने में तथाकथित विकास की तलवार का घातक घाव था। पहाड़ के ये घाव सामान्य घाव नहीं हैं। ये मांस को उखाड़कर फेंक देने से बने गहरे घाव हैं। पहाड़ के ऊपर से नीचे तक जाने कितनी चट्टानें काटी गई हैं। पहाड़ के कंधे की जाने कितनी मिट्टी एक्सकेवेटर के पंजों से नोचकर फेंक दी गई है। ये घाव हरियाली के समंदर में रेत की सूखी धारा सा बहता नीचे पहुंच रहा है। यदि इस पहाड़ में जीवन होता तो रेत मिट्टी की धारा उसके जख्मों से बहता लहू होता, आंखों से बहता आंसू होता। समायरा के मन में आया कि ये रास्ते की शुरुआत ही है। यादों के सावन से हरियाया मन थार सा सूखा हो आया। सुमी, अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे करो। तभी आदित्य की खुशी से खनकती आवाज आई। क्या है? गर्म रेत में खुशी की बारिश की बूंद सोख ली गई। तुम पहले आंखें तो बंद करो सुमी। बेमन से समायरा ने आंखें बंद कर हथेली आगे बढ़ा दी। उसे हथेली में आदित्य के हाथों का हल्का सा स्पर्श हुआ। उसने आंखें खोली तो हाथ में लाल मखमली बीर बहुटी संकट महसूस कर पैर सिकोड़े गेंद बना रखा था। आहा, रानी कीड़ा कितने सुंदर दिखते हैं। बचपन में इसे हम खूब इकट्ठा करते थे। मम्मी की आवाज सुनकर आगे चलता बनी थमकर रुक गया। गर्मियों की शाम में मोगरे की हरी भरी बेल जिस तरह सफेद फूलों से लदी सफेद सागर में हरे पत्तों का द्वीप होती है, वैसे ही इस वक्त समायरा के चेहरे के आह्लाद के सागर में अकस्मात अप्रत्याशित उपहार के अचरज का द्वीप उभर आया है। वह अपनी हाफती सांसें भरे पैर भूलकर बनी को अपनी मधुर यादों सुंदर बीर बहुटी से परिचित कराना चाहती है। अपनी आंखें बंद कर, जल्दी से बंद कर बनी, हाथ आगे कर, एक बढ़िया चीज दिखाने वाली। क्या है मम्मी? कहते हुए बनी ने हाथ आगे कर दिया। समायरा ने रानी कीड़ा उसकी हथेली में धर दिया। बनी ने आंखें खोली, ध्यान से देखने लगा। क्या है ये? कितना सुंदर रंग है। रानी कीड़ा एक जोरदार चीख के साथ हाथ झटककर बनी 2-3 कदम आगे दौड़ गया। समायरा उसे रेतीले रास्ते में ढूंढने लगी जैसे कोई हीरा गुम गया हो। आदित्य ने कहा, देखो कहीं पैर सिकुड़े निर्जीव सा पड़ा होगा। हम लोग जब इसे प्यार से उठाते थे तब भी यह डरकर ऐसा ही करता था, तो भी वह वैसा ही डरा हुआ होगा। उसे पीढ़ियों की इस यात्रा का कोई एहसास नहीं है। समायरा को रास्ते के किनारे वह पैर सिकोड़े निर्जीव सा पड़ा मिल गया। उसने उसे हथेली पर सहेज लिया। फिर उसने बनी की ओर मुड़कर कहा, क्या हुआ? क्यों फेंक दिया इसे बनी? ये रानी कीड़ा है, कितना सुंदर है। इसे छीछी मत कहो। पर बनी ने पलटकर जवाब दिया, रानी हो या कुछ और हो, है तो कीड़ा ही ना मम्मी। बनी के मन में इसके लिए कोई लगाव नहीं। ये देख समायरा थोड़ी अपदस्थ हो उठी। उसके कटाव के किनारे घास के एक टुकड़े में इसे रख दिया। उसे अभी अभी ऊपर एक झटका लगा ही है, फिर ये दूसरा झटका। आदित्य ने सांत्वना देते हुए कहा, ये टीवी मोबाइल इंटरनेट वाली पीढ़ी है सुमी, इन्होंने कभी इसे देखा नहीं है तो इससे लगाव कैसे होगा।
जो देखेंगे उससे ही तो प्यार होगा ना। बचपन से हमने इन कीड़ों को ना इन्हें छूने दिया, तो अचानक अब इनके हाथ में किसी कीड़े को रख दें और सोचें कि यह उसे देखकर खुश होगा, तो यह तो संभव नहीं, भले ही हमें वो कीड़ा कितना ही प्यारा हो। बचपन के नॉस्टैल्जिया के कुशन पर कूदती समायरा वर्तमान के कठोर धरातल की ठोकर खाकर आगे बढ़ चली। नॉस्टैल्जिया में गुम आसपास से अब तक बेखबर बढ़ी आई समायरा की आंखों में मानो पहाड़ ने सरिया घुसेड़ दिया। आंखों के आगे की दुनिया ही बदली हुई है। अभी रास्ता पक्का नहीं हुआ है, नीचे कंकरीली रेत बिछी है, कटावों पर सीमेंट की दीवार नहीं बनी है। रास्ते के एक ओर गहरी खाई और दूसरी ओर मिट्टी के कटाव से बनी दीवार। पहाड़ का कटा सीना, जिस पर कहीं कहीं कटी फटी नसों सी अधकटी पेड़ की जड़ें कराह रही हैं, तो कहीं हड्डी सी चटकी चट्टान चीख रही है। जैसे जैसे रास्ते पर आगे बढ़ते गए, समायरा का मन गीला होता गया। समायरा पहाड़ के कटे सीने को सहलाकर उसका दुख दर्द बांटने आगे बढ़ती गई। पास ही एक गोल बिल है। छोटू की कुछ खास बताने के भाव से खदकती आवाज आई। यहाँ पर जब खुदाई हो रही थी, तब एक्सकेवेटर ने जैसे ही अपने पंजे गड़ाकर उठाए, उस पंजे से बिल्कुल 90 डिग्री में एक सांप फुफकारता हुआ उठा। उस दिन मैं यूं ही देखने आया हुआ था। मैं तो एकदम से पीछे हटा, फिर सांप तुरंत गिर भी गया। असल में एक्सकेवेटर की चोट से वो सांप 2 हिस्से में कट गया था। समायरा के सामने दृश्य उभर आया। उसने आंखें मींच ली। उसके दिल में कैसी तो वितृष्णा जागी। उसने आगे बढ़कर कटाव को सहलाया। मिट्टी में फंसा एक गोटा मिट्टी की दीवार से अलग होकर गिर गया। समायरा के चेहरे से आंसू की बूंद गिरने की ही कमी रह गई थी। वह छोटू को बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शिष्टाचार की दीवार ने उसे रोक रखा था। इस दीवार को अपने सिर पर उठाए वो बेहद उदास सी आवाज में बस इतना ही पूछ पाई कि एक बात बताओ छोटू, तुम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इस ठेकेदारी में कैसे उतर आए? और तुमको ही पहाड़ में रोड बनाने का ये भयानक आइडिया आया क्या? कभी मनस्थिति तो कहीं व्यक्तित्व की बात होती है कि हम किसी बात के भावार्थ की आत्मा तक उतरेंगे या फिर शब्दार्थ की देर तक ही सीमित रह जाएंगे। छोटू ने अपने काम के जोश में भावार्थ तक उतरने का कष्ट ही नहीं किया। अरे दीदी, आप तो जानती ही हो, मैंने किसी बड़े कॉलेज से तो इंजीनियरिंग की नहीं थी जो हाथों हाथ लिया जाऊं। बड़ी जगह में कम पैकेज में काम करना संभव नहीं था। यहाँ सॉफ्टवेयर कंपनी है ही नहीं, तो नौकरी भी संभव नहीं। सरकार बेरोजगार इंजीनियरों को ठेकेदारी का निशुल्क लाइसेंस दे देती है। मेरे लाइसेंस पर दूसरे ठेकेदारी कर रहे थे, पैसे उनके, काम उनका, नाम मेरा। पिछली नवरात्रि के मेले में मैंने जब पहाड़ की बड़ी मुश्किल से ठेले चढ़ाते लोगों को देखा, तो मुझे रोड का आइडिया आया। मैंने उनके बीच ही सर्वे किया। बहुत से लोग रोड बनने के घोर समर्थन में दिखे। मुझे पता था कि विकास कार्य के नाम पर एक बड़ी राशि आई हुई है। बस फिर मैंने पहाड़ पर रोड बनाने का ये आइडिया जो मेरे नाम से ठेके लेते हैं उन्हें दे दिया। ठेकेदार ने इसका प्रस्ताव बनाकर पीडब्ल्यूडी में दे दिया। उन्हें उनके निर्धारित भार से कुछ अधिक भार का प्रस्ताव भी दिया। मंत्री जी को विकास के नाम पर जन समर्थन के वोट में बदलने का विश्वास दिलाया। यूं भी ये विकास अलग से दिखने वाला विकास है, चर्चा बन जाने वाला विकास है। बस फिर इन्हीं कुछ जोड़ तोड़ से उन्हें पहाड़ पर रोड बनाने का ठेका मिल गया। मुझे मेरा कमीशन मिल गया। समायरा का दिल मरोड़ उठा। वह मन में तांडव करते विचारों की बारात समेटे चुपचाप चलती रही। उसके कदमों तले रेत फिसल रही है। कदमों तले की फिसलती रेत में उसे पूरी मानव जाति के कदमों तले की फिसलती जमीन दिखने लगी। उसने ईश्वर को याद कर अपना चेहरा आसमान की ओर उठाकर अपनी गहरी सांस में
एक दुआ को गूंथते हुए नजर दूर अनंत में टिका दी। दूर क्षितिज का एक कोना काला हो रहा है, शायद जल्दी ही इधर भी बादल घिर आए और इस सड़ी गर्मी से निजात दिला दें। उसका मन अटक गया है वहीं, उस क्षितिज में घूमने लगा। गोल गोल वहीं वह इस वक्त क्षितिज में ही तो खड़ी है। यह जख्मी पहाड़ विकास और विनाश का क्षितिज है। असल में क्षितिज तो असलियत नहीं, सिर्फ आंखों का भ्रम है। यह पहाड़ का क्षितिज भी भ्रम ही है कि आसमान क्या है, एक शून्य। वास्तव में हम धरती पर विनाश रच रहे हैं। मन के अवरोध ने उसकी चाल धीमी कर दी। थक गई हो क्या दीदी? छोटू ने पूछा। समायरा को सिर नीचे किए धीरे धीरे उतरते देख छोटू ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। समायरा के मन में दबी विचारों की बारात पूरे ढोल धमाकों के साथ निकल पड़ी। चलो छोड़ो भी मेरा बहाना, ये बताओ कि तुम ट्रैकिंग करने हिमाचल जाते हो ना? हाँ अक्सर। अच्छा, तुम खुद तो ट्रैकिंग करने दूर पहाड़ों में जाते हो और पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाने का समर्थन करते हो। चाहते हो कि आराम से गाड़ी में बैठे हुए हम ऊपर तक पहुंच जाएं। ऐसा क्यों? हमारे यह गढ़िया पहाड़ ट्रैकिंग का आनंद देने में सक्षम नहीं है क्या? कुछ पल को छोटू का अवचेतन उसे भावार्थ की गहरे में उतारने लगा, लेकिन उसने राह में ही रुककर कहा, अरे हिमालय को भी काटकर रोड बना दी गई है। आने जाने की सुविधा होगी तभी तो आने जाने वाले लोग बढ़ेंगे, विकास होगा। देखो छोटू, हिमालय में रास्ता बहुत से शहरों को जोड़ता है, यहाँ नहीं। मेरे विचार से हिमालय में रास्ता बनाने और इस पहाड़ी में रास्ता बनाने में बहुत फर्क है। इतना ही जितना राई के दाने और एक पहाड़ी में, एक घर और एक महल में। हिमालय में जरूरत है तो यहाँ विलासिता। छोटू ने नीचे से ऊपर जाते 2 बाइक में सवार 6 युवाओं के दल को देखते हुए कहा। उनके नजदीक आते ही उन्हें रोका। भाई, मैं सुन रहा हूं कि पहाड़ में रास्ता बनाने का काम बंद किया जा रहा है। सुन रहे हैं कि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। कौन बोल रहा है ऐसी फालतू बात? एक तो तरीके का काम हुआ है शहर में, हर कोई खुश है इस रोड से। नहीं बंद हो सकता भाई, रास्ता तो बनकर ही रहेगा, यह आंदोलन है। धन्यवाद भाई। छोटू ने विजयी भाव से पलटकर समायरा की आंखों में देखा, लेकिन समायरा तो किनारे के कटाव के पास खड़ी थी। किनारे वाटाव में एक करंज के पेड़ का प्राकृतिक बोनसाई अपनी जड़ों के अंतिम हिस्से से लटका हुआ है। बोनसाई कलियों से लदा हुआ है और नीचे रेत में भी उसके धूसर सफेद जामुनी फूलों का कालीन बिछा हुआ है। समायरा ने जैसे ही उसे छुआ, मिट्टी धसक गई और वह पेड़ अपनी मिट्टी छोड़ समायरा की बाहों में लस्त पड़ गया, जैसे कह रहा हो, अपनी मिट्टी से जुदा कर दिया गया हूं, अब तुम ही मुझे संभाल लो। अब समायरा के दिल ने सहारे के लिए अपनों सा उसे ढूंढ लिया था। बनी नीचे के मोड़ से दूरबीन से उनकी ही तरफ देख रहा है। आदित्य भी उसे ही देख रहे हैं, लेकिन नजरें मिलते ही उन्होंने अपनी नजरें मोबाइल में घुसा ली। इस वक्त भी मोबाइल में जाने क्या ढूंढ रहे हैं, उसके दिल में गुस्सा क्षण भर को अप्रैल में गुलमोहर के जैसे उगाया। छोटू ने कहा, सुना आपने सुमी दीदी, यहाँ के लोगों का क्या सोचना है? समायरा ने उस करंज के पेड़ को अपने हाथों में संभालते हुए गहरी सांस भरते हुए कहा, हाँ सुना छोटू, लेकिन मैं सोचती हूँ कि शासन का काम लोगों की सोच पर ही चलना नहीं, बल्कि उनकी सोच का विकास करना है। कितना बड़ा सोचती हो सुमी दीदी, लेकिन जिनके पास रोटी पानी की समस्या हो वे इतना नहीं सोच सकते। असहमति का सबसे सहिष्णु रूप चुप्पी है, और समायरा ने अभी वही चुप्पी साधी। छोटू कुछ देर साथ चलता रहा, फिर उसकी गति तेज हो गई। समायरा फिसलती रेत में अपनी सोच में फिसलती धीमे धीमे बढ़ती रही। क्षितिज से उठते काले बादलों की गति भी उससे तेज ही है। समायरा ने करंज पर अपनी पकड़ बढ़ा ली। कितना अच्छा मौसम होने को है। आदित्य ने कितना गजब का उपहार दिया है। इतनी सुंदर पहाड़ी पर आदित्य का साथ है, बनी का साथ है, लेकिन फिर भी वह खुद को खुद में खोने से रोक नहीं पा रही है।
लोगों की नजरों में यह विकास है, या तो वह ऐसा विकास रोकने फेटा कस मैदान में उतर जाए, या फिर नपुंसक चिंता छोड़कर आदित्य बनी के साथ का ही आनंद ले। पहाड़ी नदी सी अनियंत्रित बढ़ती समायरा को आदित्य ने अपने हाथों से अब थाम लिया। समायरा आदित्य के हाथों में रुकते रुकते औंधी सी हो आई। क्या करती हो? ढलान पर कोई ऐसे दौड़ता है क्या भला? समायरा के चेहरे में मुस्कुराहट है, घबराहट है। आदित्य के हाथों में औंधे हो जाने की लाज है, कचनारी आभा है। उसकी सांसें भी ढलान पर दौड़ रही हैं। आदित्य समायरा के गुलाबी चेहरे को कुछ पल देखता रह गया। वे ठीक पहाड़ी मोड़ के पास खड़े हैं। मोड़ पर एक बड़ी सी चट्टान है। बनी और छोटू ढलान पर मोड़ से आगे बढ़ चुके हैं। आदित्य ने दाएं बाएं देखा और समायरा के कचनारी गाल को चूम लिया। समायरा की दौड़ती सांसें औचक सी ठहर गईं। दिल में गुलाबी प्यार का सागर लहराया और उसकी सारी जामुनी चिंता, नैराश्य उसमें बह गए। आदित्य मोड़ पर से यह कहते हुए आगे बढ़ गए, बहुत देर से मेरा मन कर रहा था। मैंने सोचा कि सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, कुछ कर गुजरना चाहिए। अचानक से उसकी आवाज गहरी और गंभीर हो आई, यही मैं तुम्हारे लिए कहूंगा। समायरा को एक बार भी कुछ समझ में नहीं आया। उसने भी पीछे पीछे कदम बढ़ा लिए। सागर कभी अपने पास कोई भी चीज हमेशा के लिए रखता है क्या भला? कुछ ही पलों में फिर से मन की लहरों में गुलाबी जामुनी रंग धरे प्यार, चिंता, नैराश्य पछाड़े खाने लगे। क्षितिज का कालापन अब सर पर चढ़ने को था, लेकिन हवा में अब भी नमी और उमस भरी हुई है। समायरा के मन में भी यह उमस भर आई। मन बरस जाना चाहता था। ये सर्पिल रोड के चौथे मोड़ तक उतर आए। नीचे 3 मोड़ के बाद शहर बिछा है। कार उन तक पहुंच गई। छोटू को ऊपर दूसरे मोड़ पर चलता काम देखने जाना है। कार छोटू को छोड़ने ऊपर की ओर चल पड़ी। समायरा ने कार में बैठकर आंखें मूंद ली। कार में चलते एसी की ठंडक तन को राहत पहुंचा रही लगी। वह तन की ठंडक मन तक पहुंचाने की कोशिश में लगी रही। म्यूजिक प्लेयर से MS सुब्बुलक्ष्मी की आवाज दिल में उतरने लगी। हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढ़ाओ चीर। हरि तुम हरो जन की पीर। समायरा के मन में चित्र बन बिगड़ रहे हैं। द्रौपदी ने लाज बचाने की गुहार की, भक्त प्रहलाद ने मन से स्मरण किया, गजराज ने विपत्ति में पुकारा तो हरि चले आए। पीड़ा से व्याकुल जन को हरि शरण देते हैं। ये पहाड़ भी तो पीड़ा से व्याकुल होगा। ये फिर भी सबको सुविधा ही दे रहा है। क्या हो कि दर्द से बिफर कर भूस्खलित हो जाए। पहाड़ जीव न सही, लेकिन हजारों जीवों का जीवन तो है ही। क्या हरि उन जीवों की पीर नहीं सुनेंगे? क्या मेरे दिल में पहाड़ के लिए इतनी पीर नहीं ऊन सकती कि हरि सुन सके? लेकिन हरि सुन भी ले तो वे माध्यम तो किसी इंसान का ही लेंगे ना। मुझे यहीं उतरना है, लेकिन यहाँ रोड सकरी है। अगले मोड़ से ही कार मोड़कर वापस ले आओ। अब उनके बीच विदा की तैयारी है। ड्राइवर ने मोड़ पर तेजी से काटते हुए कार को ऊपर चढ़ाया, लेकिन वह क्या, कार ने ऊपर चढ़ने से इनकार कर दिया। वह पीछे सरक रही है, पीछे जहां कुछ ही फीट पर बना किसी सुरक्षा दीवार के गहरी खाई है। ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। सभी बेहद हड़बड़ा गए। ड्राइवर ने एक्सीलेटर बढ़ाते हुए फिर ब्रेक से पैर हटाया, लेकिन कार फुल एक्सीलेटर में भी खाई की ओर बढ़ रही है। समायरा के मुंह से सिसकारी निकल गई। क्या अब अंत नजदीक है? मम्मी, हम इस खाई में गिर जाएंगे क्या? नहीं बेटा, समायरा ने बनी को अपनी बाहों में भींच लिया। क्या किया जा सकता है? अब क्या किया जाए? ब्रेक लगे हुए में पहियों के नीचे से कंकरीली रेत के कुछ लाने की भयानक आवाज आ रही है। रेत में पहियों की पकड़ नहीं बन पा रही। पक्की रोड होती तो शायद कार नहीं फिसलती।
सीधे चढ़ाने की जगह बड़ा मोड़ काट कर देखो, आदित्य ने कहा। ब्रेक से पैर का दबाव कम करते ही कार फिर तेजी से पीछे की ओर जाने लगी। हाँ, और बस चक्का बस किनारे पर ही है, कहीं मिट्टी धसक गई तो। सभी का दिल सिर पर पैर रखकर भाग रहा है, जैसे कोई भूत देख लिया हो। मौत भूत ही तो है। ड्राइवर ने फुल एक्सीलेटर दबाकर लंबा कट लेकर कार को मोड़ लिया, मौत के मुंह से निकाल लिया। छोटू अब ड्राइवर को देख रहा था। ड्राइवर खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। बार बार ड्राइवर की गलती बताने की कोशिश करने से बेहतर था कि अब सब कुछ संभाल लिया जाए। समायरा ने फिर आंखें मूंद ली। गलतियां सुधारी भी जा सकती हैं यदि समय पर अक्ल आ जाए तो। समस्या की राई पहाड़ न बन जाए तो वह बाहर से निस्पंदे लेकिन दिल में हलचल का समंदर लिए बैठी रही। अचानक उसके दिल की पीड़ा बेचैनी बन उफन आई। घबराकर उसकी आंखें खुल गई। 2 पल को उसकी आंखें टिकी रहीं सामने एसी के स्विच में जलती हल्की हरी रोशनी पर। कितनी शांति है, कितनी ठंडक है इस दुनिया में। काश यही ठंडक, यही शांति मेरे दिल में भी उतर जाए। उसने एक इंसान भर अपनी निगाहें कार की खिड़की की ओर मोड़ दी। सड़क पर दौड़ती कार के पीछे छूटते पेड़ झकझोरे जा रहे हैं। शायद बाहर तेज आंधी चल रही है। पेड़ों की शाखाओं पत्तियों को हवा मरोड़े दे रही है, झटके दे रही है, शाखाओं को उखाड़े जा रही है। पेड़ झुक जाने पर विवश हैं, नहीं तो टूट जाने पर विवश हैं। तेज हवा बाहर हाहाकार मचा रही है। उफ, इतनी तेज आंधी चल रही है और आंखें बंद किए मुझे महसूस हो रहा था कि दुनिया में कितनी शांति है। तुम फिर से आंखें मूंद लो, फिर से दुनिया शांत हो जाएगी। मुझे तो अपनी आंखें खुली ही रखनी है, और आंखें न मूंदना चाहो तो मेरा मोबाइल देख लो। उसमें एनजीटी के बारे में, जनहित याचिका के बारे में, कुछ एनजीओ के बारे में चीजें अभी पहाड़ से उतरते हुए सेव की हैं। मेरे पास तो समय नहीं है, पर तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हारा एनजीओ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण से कुछ ज्यादा करना चाहता है। सामने आते ट्रक से बचने के लिए स्टीयरिंग घुमाते हुए आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। जाने आदित्य की कही मनचाही बात से या सुबलक्ष्मी जी की मधुर आवाज से दिमाग में चलते झंझावात के बावजूद मन में शांति की फिर एक कोपल फूटी। इस शांति की कोपल ने समायरा को झंझोड़ दिया। कैसे शांति महसूस की जा सकती है? समायरा ने आंखें मूंदे हुए कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन ये भी लग रहा है कि छोटू इससे जुड़ा हुआ है। क्या यह ठीक रहेगा? यूं ना समायरा, मुझे एक कहानी की पंक्ति याद आ रही। आदित्य एकदम से बोल उठा, क्या क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? क्या चुप रहोगे? उसने अपनी मुंदी आंखें खोल दी। सामने पेड़ अब भी झंझावात के झकझोरे जा रहे थे। उसे भी दुनिया के इन झपाटों का सामना करने की इच्छा हो गई। उसके पहाड़ के जख्मों से जख्मी दिल ने हौले से कहा, जब अपने आसपास हलचल मची हुई हो तो खुद शांत रहना भविष्य के लिए अपराध बोध का अवसर तैयार करना है। उसने आदित्य का मोबाइल उठा लिया। कुछ पल मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर देखती पढ़ती रही, फिर खिड़की के शीशे नीचे उतार दिए। अब उसके कानों में पेड़ों की चीखें फड़फड़ाने लगी। बस 2 मिनट प्लीज, आदित्य समायरा को समझाता है। उसने आगे कुछ नहीं कहा। समायरा अपना चेहरा खिड़की के नजदीक ले आई। हवा को चीरते हुए ये आगे बढ़ती कार अंधाधुंध विकास है। हवा समायरा के चेहरे पर थप्पड़ लगाई जा रही है, चेहरे को अपने पंजों में दबोच पीछे धकेल रही है। हवा के दबाव से कुछ ही देर में उसे सांस लेने में इतनी मुश्किल होने लगी। जो मंद हवा उत्फुल्लता देती है, आज वही तेज हवा सांस लेना दूभर बना रही है। बिना कोई नुकसान पहुंचाए जीवन सुविधादायक बनाने में प्रकृति का विरोध मंद हवा है, और प्रकृति को तहस नहस करते हुए विकास से प्रकृति का विरोध ये तूफानी थप्पड़। अब भी दिल दिमाग में शांति नहीं, लेकिन कार में फिर शांति है।
चेहरे की त्वचा में अजीब सी संवेदना हो रही है, जैसे हवा ने इसे मसल डाला हो। हवा ने तो सिर्फ छुआ है, तब मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। तो उस पहाड़ को कैसा लग रहा होगा जिसे मानव ने जगह जगह से नोच डाला, जैसे किसी दिल का एक हिस्सा नोच लिया। समायरा ने तड़प कर पीछे पलट कर देखा। पीछे गड़िया पहाड़ का नोचा हुआ नंगा कंधा आंसू की रेत का रास्ता बहाते खड़ा दिखा। समायरा ने एक गहरी सांस भरी तो कार में भर चुकी करंज की मीठी खुशबू अंतस में भर आई थी, और अब हाथ में पकड़े मोबाइल पर समायरा की उंगलियों की पकड़ और भी और हमेशा के लिए मजबूत हो गई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। श्रद्धा हमारे समय की जितनी महत्वपूर्ण कथाकार हैं, उसके बारे में मुझे अलग से कुछ नहीं कहने की को मजबूर करती है कहानी। विकास और विनाश के बीच की जिस जमीन, डावाडोल जमीन पे हम खड़े हैं, उसे कहानी कई रूपों में एकदम प्रत्यक्ष करती है जब गाड़ी खाड़ी में गिरते गिरते बजती है। और इनके कुछ एक वाक्य तो सूक्ति जैसे हैं श्रद्धा के। जैसे एक जगह कहती हैं वो कि असहमति का सबसे सहिष्णु रूप होती है चुप्पी। ये सूक्ति पर अच्छा, इस तरह की बातें मुझे अभी थोड़ी देर से आने लगी मेरे जहन में, सूक्ति और वगैरह वगैरह, क्योंकि मेरे बगल में गीत जी बैठे हुए हैं। गीत की हर पंक्ति अपने आप में एक सूक्ति होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छी कहानी का एक अच्छे ढंग से पाठ करने के लिए परी जी। अब हम चाहेंगे कि इस कहानी पर भालचंद जोशी जी ने एक टिप्पणी लिखी है। कहानी का प्रभाव तत्काल ही एकाएक खत्म ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पेस लिया, क्योंकि अब भालचंद जोशी जी की टिप्पणी आपसे आग्रह है कि पढ़ने प्लीज। हर कहानी पर हमने एक टिप्पणी लिखवाई है। भालचंद जोशी जी ने श्रद्धा थवाइट की इस कहानी पहाड़ पर लिखा है। मैं श्री भालचंद्र जोशी जी की टिप्पणी जो पहाड़ कहानी पर उन्होंने लिखी है वो पढ़ रही हूँ। पहाड़ कहानी कांकेर के पहाड़ों की कहानी है। कांकेर आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन कहानी में आदिवासियों की अनुपस्थिति एक बड़ा अचरज है। पहाड़ से आदिवासियों के रिश्ते अटूट हैं, उन्हें पहाड़ से पृथक करके नहीं देखा जा सकता है। उसी तरह पहाड़ और जंगलों को आदिवासियों से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। कटते हुए पहाड़ों की तकलीफ के साथ यदि आदिवासियों की पीड़ा और संघर्ष भी जुड़ जाते तो यह कहानी बड़े आशयों की कहानी बन जाती। औद्योगिकीकरण और विकास के नाम पर जिस तरह पहाड़ों को बौना किया जा रहा है और जंगलों की समृद्धि छीनी जा रही है, यह एक भयानक दृश्य है। कटते हुए जंगलों की उजाड़ धरती और कटते हुए पहाड़ों की जख्मी जमीन विकास के दूसरे पहलू, विनाश की दृश्यावलियां तैयार करते हैं। कहानी में छोटू का चरित्र थोड़ा दबा रह गया, वरना वह पढ़ा लिखा बेरोजगार और संवेदनशील है। बेरोजगारी उसकी संवेदनाओं को मार देती है। जिस पहाड़ और जंगल का वह अभिन्न था, आज उसकी हत्या पर उतारू। समस्या के चरित्र को गहरी भावुकता के साथ गढ़ा गया है। यह पात्र कटते पहाड़ों को लेकर दुखी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे उसके बचपन की स्मृतियों का बड़ा और आत्मीय हिस्सा है, बल्कि वह उसकी संवेदना के करीब पड़ते हैं। उसका दुख आंसुओं की हद तक जाकर ठहरता है। रास्ते में एक और गहरी खाई और दूसरी ओर मिट्टी के कटाव से बनी दीवार, पहाड़ का कटा सीना, जिस पर कहीं कटी फटी नसों से अधकटी पेड़ों की जड़ें करह रही हैं, तो कहीं हड्डी से चटकी चट्टान चीख रही है। जैसे जैसे रास्ते पर आगे बढ़ते गए, समायरा का मन गीला होता गया। समायरा पहाड़ के कटे सीने को सहलाकर उसका दुख दर्द बांटने लगी। दृश्य को भाव प्रवण बनाने के लिए लेखिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी पहाड़ पात्र की भांति कहानी में मौजूद नहीं हो पाया है। लेखिका ने पूरी कोशिश की है कि पहाड़ों के कटते जाने की घटना प्रकृति के कटाव से जुड़े, लेकिन उनके पास संदर्भ बचपन के हैं जो स्मृतियों के नष्ट होने का दुख प्रकट करते हैं।
नॉस्टैल्जिया में गुम आसपास में अब तक बेखबर बढ़ी आई समायरा की आंखों में मानो पहाड़ से सरिया घुसेड़ दिया। आंखों के आगे की दुनिया ही बदल गई है। इस बदली हुई दुनिया में जंगल और पहाड़ के कटाव हैं। ये कहानी इस नॉस्टैल्जिया को बदले संदर्भ में प्रकृति और मनुष्य के बृहत्तर संबंधों से जोड़ पाती तो कहानी की अर्थवत्ता और बढ़ जाती। नॉस्टैल्जिया ने कहानी को सामूहिकता से पृथक करते हुए एक निजता सौंपती है। बचपन की स्मृतियां और विकास के नाम पर हुए विनाश के अंतर विरोधों के लिए जगह नहीं बन पाई है। कहानी पर्यावरण की चिंता तक भी पहुंचाती है। जिस जगह वह नॉस्टैल्जिया से मुक्त होती है वह पर्यावरण की चिंता को समेटती है। वास्तव में हम धरती पर विनाश रच रहे हैं। अंततः यह धरती न रहे तो सिर्फ एक शून्य बचेगा, अंतरिक्ष का शून्य। उस शून्य में जीवन कैसा? कहानी के इस हिस्से को छूकर निकलती तो है लेकिन कहीं देर तक ठिठक कर खड़ी रहती है। जहां देर तक ठिठकी रहती है पर्यावरण को लेकर सार्थकता रचती है। नष्ट होते पर्यावरण को वह स्थानीय कारणों से जोड़ती हैं लेकिन इसके संदर्भ बहुत गहरे दबे हैं। लेकिन राजनीति का दोहरा चरित्र प्रकट करके लेखिका उन्हीं बातों की ओर संकेत करती हैं। वह एक और जिम्मेदार लोगों के षड्यंत्र पर उंगली उठाती हैं तो जो समर्थ और बौद्धिक वर्ग चुप हैं उनको भी कटघरे में खड़ा करती हैं कि असहमति का सबसे सहिष्णु रूप चुप्पी है, जो अभी अभी कुणाल जी ने जिसका जिक्र किया। कहानी की चिंता पहाड़, पेड़ और पर्यावरण है। वह प्रतिरोध का स्वर जो मंद और आंसुओं तक सीमित है उसे किसी कारगर हथियार के सहारे तेज करना चाहती है। लेखिका ने एनजीओ का जिक्र इसलिए किया है लेकिन फिर वह यह भी सोचती हैं कि ऐसी स्थिति में अपने करीबी भाई छोटू का अहित होगा। तब उसे पंच परमेश्वर की प्रसिद्ध पंक्ति याद आती है, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? यह पंक्ति उनके मन में उतर जाती है। कई बार एक सामान्य सा वाक्य भी आदमी के जीवन की दिशा बदल देता है। फिर यह तो प्रेमचंद की कहानी का अमर वाक्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये देखना चाहता था कि श्रद्धा थवाइत को तो आप ठीक से पढ़ती हैं, भालचंद जोशी जी की टिप्पणी जो कि कहानी का कथारस होता है और यहाँ टिप्पणी है आलोचनात्मक टिप्पणी, तो ठीक कहानी की रग पर हाथ रखती है। फिर एक सूक्ति मेरे जहन में आ रही है, सुना सुना सा मुझे लगेगा, आपको लिखा लिखा सा लगेगा कि मेरा जीवन मेरी सरकार और मेरे ईश्वर के लिए एक प्रयोगशाला है। सचमुच एक छोटे से बिंब के द्वारा उन्होंने लोकतंत्र के जो विकास क्रम है उसकी अच्छी पड़ताल की है। गीत चतुर्वेदी मेरे बगल में बैठे हुए हैं और मैं तब से बेचैन हो रहा हूँ भीतर भीतर इनका परिचय कराने के लिए, हालांकि ये परिचय का मोहताज नहीं है किसी भी रूप में। एक सूक्ति और कि जब अकेले होते हैं तो बड़बड़ाता हुआ हूँ, बड़बड़ाते से रहते हैं और समूह में अक्सर चुप रहते हैं, ऐसे शख्स को गीत चतुर्वेदी ये भी आपका लिखा लिखा सा लगता होगा। विशेष रूप से मैं परिचय देता हूँ इनका। 27 नवंबर 1977 को मुंबई में जन्मे हैं ये और समकालीन लेखकों में ये सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखक माने जाते हैं। इनकी अब तक 11 किताबें आ चुकी हैं। सावन आंटी की लड़कियां और पिंक स्लिप डैडी जो कहानी संग्रह है, तो आलाप में गिरह, न्यूनतम मैं और खुशियों के गुप्तचर इनके कविता संग्रह। साहित्य, सिनेमा व संगीत पर लिखे इनके निबंधों का संग्रह टेबल लैंप के नाम से प्रकाशित है। कविता के लिए गीत को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार और कहानी के लिए कृष्ण प्रताप कथा सम्मान, शैलेश मटियानी कथा सम्मान व कृष्ण बलदेव वैद फेलोशिप मिल चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस सहित कई प्रकाशन संस्थाओं ने उन्हें भारतीय भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में शुमार किया है। गीत चतुर्वेदी की रचनाएं लगभग 19 से ज्यादा भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद का संग्रह द मेमोरी ऑफ नाउ 2019 में अमेरिका से प्रकाशित हुआ था। यह संग्रह उनके जो लघु उपन्यास है सिम सिम, उसका अंग्रेजी अनुवादित किया है अनिता गोपालन ने। वो
इस अंग्रेजी अनुवाद को पेन अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पेन हैम ट्रांसलेशन ग्रांट अवार्ड प्रदान किया है। गीत चतुर्वेदी इन दिनों भोपाल में रहते हैं और अभी हमारे सामने हैं, हम इनसे उन्मुख हैं। गीत कुछ भी कहते हैं बहुत सोच समझ के कहते हैं, इसलिए इनके मुंह से वाक्य एकदम फर्निश्ड सूक्ति की तरह निकलता है। आग्रह करूंगा गीत से कि श्रद्धा की इस कहानी के बहाने युवा पीढ़ी पर अपने उद्गार प्रकट करें। गीत चतुर्वेदी। बहुत धन्यवाद आपका कुणाल जी। सबसे पहले तो मैं वनमाली सृजन पीठ, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, इनका धन्यवाद कहता हूँ, इन्हें साधु कहता हूँ कि इतनी सुंदर किताब, और किताब क्या कहें, दरअसल ग्रंथमाला है ये पूरी, कथादेश नाम से, जिसमें हिंदी की तमाम कहानियां अपने आप में एक हिंदी कथा का विश्वकोश है, जिसमें तमाम कथाएं, तमाम प्रतिनिधि स्वर शामिल किए गए। तो इसके लिए संतोष चौबे जी, आदरणीय कथाकार मुकेश वर्मा जी, इन दोनों को मैं धन्यवाद और साधु कहता हूं, और इस पूरी टीम की सराहना करता हूं कि इतना बड़ा काम न केवल पुस्तक के रूप में बाहर लाए, बल्कि अनवरत उस पर एक संवाद भी संभव किया इस मंच से। कितनी सुंदर बात है। एक धन्यवाद बेहद निजी तौर पर इसलिए भी कि इस मंच के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए आज मेरी मुलाकात मेरे प्रिय कथाकार, मेरे प्रिय मित्र कुणाल सिंह से भी हो गई। कुणाल और मेरा स्नेह संबंध दसियों बरस पुराना है, लेकिन बीच में एक ऐसा वक्फा आया था, कभी मैं यहाँ कभी वो वहां, तो रूबरू मुलाकात लंबे समय से नहीं थी। इस मंच का एक निजी शुक्रिया इसलिए भी, इस बहाने उनसे मुलाकात भी हो गई, और ये एक बहुत एनरिचिंग अनुभव है। और परी जोशी जी को धन्यवाद, इतना सुंदर पाठ किया उन्होंने। ये कहानी मैंने आज सुबह भी पढ़ी थी और अब इनके मुंह से दोबारा सुनी। प्राचीन शास्त्र कहते हैं, कुछ नई किताबें भी कहती हैं कि सुनने से जिंदा हो जाती है कहानियां। कहानी पुस्तक के भीतर रहती है, मन के भीतर रहती है, समय के भीतर बहती रहती है, लेकिन जब हम उसे सुनते हैं वो कहानी जिंदा हो जाती है। इसीलिए तो योग वाशिष्ठ बोलकर सुनाया जाता है। प्राचीन सारी कहानियां बोलकर सुनाई गई थी। उस जमाने में लेखन की सुविधा थी या नहीं थी, तब भी बोलने को बेहद प्रधानता दी गई थी। और यही तो कारण है कि जो बोलने का जादू है, जो सुनने में जादू ग्रहण करने की, कानों में एक इंद्रिय अलग किस्म की सक्रिय रहती है, कानों के भीतर भी शायद वो कोई 7वीं 8वीं या 10वीं इंद्रिय होती होगी। इसीलिए तो शहरजाद कहानी आधी रात को सुनाती है। शहरजाद के जमाने में भी तो लिखने की प्रक्रिया हो चुकी थी, लेकिन वो कहानी सुनाती। सुनना शायद हमारे पूरे साहित्य को, हमारी पूरी भाषा को परिष्कृत करता है। साहित्य को, शतपथ ब्राह्मण एक बहुत पुरानी किताब है, बहुत पुराना ग्रंथ है। उसमें एक दृश्य है, देवों और असुरों में संग्राम हो रहा है, बीच में वाणी खड़ी है, वाणी वाक देवता। वाणी खड़ी है, देव उसे अपनी तरफ खींच लेना चाहते हैं, असुर उसे अपनी तरफ खींच लेना चाहते हैं। वाणी अपना अनुग्रह देवों की तरफ करती है और देवों के पास वाणी आ जाती है। इसीलिए तो जब आप वाणी के साथ, भाषा के साथ बहुत सुंदर व्यवहार करते हैं तो आपके भीतर का दैवत्व जागृत होता है। लेकिन जैसे ही आप भाषा के साथ एक बुरा व्यवहार करते हैं, कहा जाता है कि वह हमारे भीतर की आसुरी प्रवृत्तियों को जगा देता है।
तो खैर ये तो एक अलग रहस्यवादी प्रश्न है, किंतु भाषा और साहित्य के संबंध में इसे इस तरह से कह सकते हैं कि सुनना कहीं न कहीं हमारे वाक्यों को भी परिष्कृत करता हुआ चलता है। जब मैं ये कहानी सुन रहा था अभी परी जोशी जी की बेहद मनमोहक शैली में, पाठ शैली में, तो मुझे जोनाथन फ्रैंज़न की याद आ रही थी। जोनाथन फ्रैंज़न अमेरिका के इस पीढ़ी के बेहद मकबूल, बेहद बड़े लेखक हैं। फ्रीडम जैसा उपन्यास उन्होंने लिखा। वो अपने संस्मरणों में वो डेविड फॉस्टर वॉलेस के बहुत करीबी दोस्त थे। डेविड फॉस्टर वॉलेस अंग्रेजी साहित्य में पूरी दुनिया में, खासकर युवा अंग्रेजी साहित्य में एक कल्ट की तरह, एक आइकॉन की तरह उनका नाम लिया जाता है। बहुत कम उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली, शायद 36 एक साल की उम्र में। लेकिन इस उम्र में ही उन्होंने इतनी ऊंचाई अपने साहित्य में पा ली थी। तो जोनाथन फ्रैंज़न डेविड फॉस्टर वॉलेस की लेखन की एक आदत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि डेविड फॉस्टर वॉलेस जब भी लिखता था तो लिखते-लिखते वो अपने वाक्यों का उच्चारण करता चलता था। टाइपराइटर पर टाइप कर रहा है और साथ में उच्चारण कर रहा है, और जहाँ पर उसका उच्चारण या उसके बोलने का फ्लो, प्रवाह बाधित होता था, वहाँ पर वो अपने वाक्य को बदल देता था। क्योंकि वो कहता था कि जिस वाक्य को पूरे प्रवाह के साथ बोला नहीं जा सकता, उस वाक्य को कागज़ में लिखने का कोई अधिक अर्थ नहीं बनता। देखिए, कितनी सुंदर बात है। भाषा किस तरह से अपनी पूरी संगीतमयता के साथ हमारे भीतर प्रविष्ट होती है। ये संगीत दरअसल कई बार ऐसा कहें कि ये संगीत ही जिस युवा पीढ़ी की रचनाशीलता की बात करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, यह एक अनसुना, यह एक कम महसूस किया गया संगीत ही इस पीढ़ी की रचनाशीलता की विशेषताओं में से एक है। ये संगीत भीतर ही भीतर बजता रहता है। मैं साहित्य का छात्र हूँ, इतिहास का छात्र हूँ, लेखक हूँ, नहीं हूँ, इस पर तो खुद मुझे भी कई बार संदेह होता है, किंतु अपनी छात्र वृत्ति पर कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैं यहाँ जो भी कुछ बोलूँगा, वो सिर्फ मेरे अपने कुछ ऑब्जर्वेशन होंगे, कुछ अपने अनुभव होंगे। उसे किसी भी सूरत में, किसी भी तरह का कोई दावा न माना जाए, क्योंकि हम एक ऐसे समय में रहते हैं, हम एक ऐसी भाषा में काम करते हैं जिसकी बहुत सारी छटाएं हैं, जिसके बहुत सारे पहलू हैं, और कोई भी एक पहलू, कोई भी एक रंग अपने आप में संपूर्ण रंग नहीं है। कोई भी एक पहलू पूरे के पूरे परिदृश्य को परिभाषित या रूपायित नहीं कर सकता। आम तौर पर जैसे कि बात होती है, और ये भी एक मेरा अनुभव है कि लेखक 3 तरह के होते हैं। ये 3 तरह के लेखकों को समझने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी मुझे याद आती है। मैं वो कहानी शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को एक कार्यक्रम में बुलाया जाता है कि वहाँ वो आकर बोलें, वक्तव्य दें। अपार जनसमूह बैठ करके मुल्ला नसरुद्दीन का इंतजार कर रहा है। मुल्ला मंच पर आते हैं और आते ही पूछते हैं कि जो मैं कहना चाहता हूँ, क्या तुम लोगों को वो चीजें पता हैं? तो जनता कहती है, नहीं, हमें नहीं पता है। तो मुल्ला कहते हैं, जब तुमको पता ही नहीं है तो तुम्हारे सामने कहने का फायदा ही क्या है? सारे लोग शॉक हो जाते हैं, मुल्ला चले जाते हैं। वो जनसमूह मुल्ला को दूसरे दिन फिर बुलाता है और इस बार तैयार है। मुल्ला फिर मंच पे खड़े होते हैं और कहते हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ, क्या वो बातें तुम सब लोगों को पता है? जनसमूह कहता है, हाँ पता है। तो मुल्ला कहते हैं, जब पता है तो कहने का क्या मतलब है? फिर जनता शॉक, मुल्ला चले जाते हैं। तीसरे दिन फिर बुलाया जाता है मुल्ला को, और इस बार जनता खासा कंफ्यूज है। मुल्ला फिर वही सवाल करते हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ, क्या तुम लोगों को वो बातें पता है?
तो आधी जनता कहती है हाँ पता है, और आधी जनता कहती है नहीं पता है। तो मुल्ला कहते हैं अच्छा, जिनको पता है एक काम कीजिए, वो उन लोगों को बता दीजिए जिनको नहीं पता है। मेरे बोलने का क्या अर्थ है, आपस में आप ही लोग एक दूसरे को बता दीजिए। तो ये कई बार जो इस तरह की कहानियां होती हैं, कई बार चुटकुलों की तरह होती हैं या बोध कथाओं की तरह होती हैं, ज़ेन स्टोरीज की तरह होती हैं, मुझे लगता है ये न केवल जीवन का बल्कि कला के सूत्रों को भी बहुत गहराई से हमें पकड़ा देती है। एक ऐसा लेखक होता है जो हमें वो चीजें बताता है जो हमें पहले से पता हो। एक ऐसा लेखक होता है जो हमें वो चीजें बताता है जिनके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता था। और एक ऐसा लेखक होता है जो हमें उन चीजों के बारे में जागृत कर देता है। कुछ बातें हम जानते रहते हैं और कुछ बातें हमें बिल्कुल नहीं पता होती हैं। वो लेखक आकर के हमें झिझोड़ता है और हमारे उस ज्ञानी हिस्से को प्रेरित करता है कि वो उस अज्ञानी हिस्से को थोड़ा सा प्रकाशित कर दे, थोड़ा सा एनलाइटन कर दे। 3 अलग-अलग तरह के लेखक होते हैं। हम सब आपस में ढूँढते रहते हैं। कई बार तो ये तीनों लेखक हमारे एक ही लेखक के भीतर मौजूद भी होते हैं, हमारे अपने ही भीतर मौजूद होते हैं, तीनों की तीनों श्रेणियाँ। तो श्रद्धा थवाइट की ये कहानी हमारे भीतर उन कई सारे अनजान धरातलों को, उन कई सारे अनजान गलियारों को प्रकाशित कर देती है। हम उन्हें जानते हैं, कई बार उनके बारे में हम उतनी गहराई से नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें बताती है। जैसे कि कुछ एक बातें हम बेहतर तरीके से पहले से जानते हैं कि पीढ़ियों का द्वंद्व होगा। बीर बहूटी को लेकर के, बीर बहूटी सिर्फ एक उदाहरण है। 2 अलग-अलग पीढ़ियों का आग्रह, 2 अलग-अलग पीढ़ियों की सोच, व्यवहार अलग होगा। पुराने ज़माने के जो प्रतीक हैं, उनसे नए ज़माने के बच्चे उस तरह से नहीं जुड़ेंगे और ठीक इसका उल्टा भी है कि नए ज़माने के प्रतीकों के साथ पुराने ज़माने के लोग नहीं जुड़ पाते। पीढ़ियों का द्वंद्व ये लगातार चलता रहता है। ज्ञान रंजन की कई प्रसिद्ध कहानी, जैसे एक कहानी है पिता, वो अपने आप में पीढ़ी के द्वंद्व की कहानी है। या उस पूरे युग में, उस पूरे दौर में ये ऐसे एक विषय की तरह आया हुआ था कि उस समय 1 साल में, जैसे कि मुझे याद है सन 67-68 के दौरान सारिका के जितने अंक प्रकाशित हुए थे, उन सब का अध्ययन हम कर रहे थे, तो साल में जितने भी अंक छपे थे, उसमें से लगभग 60 या 62% कहानियाँ पीढ़ियों के द्वंद्व पर ही थी। तो लेकिन विकास का द्वंद्व, ये एक ऐसा द्वंद्व है जो हम जिसे जानते हैं लेकिन पूरी तरह हम जिसे कभी सुलझा भी नहीं पाते। हम कभी इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पर जो ये सड़क बन रही है, इससे हम विकसित हो रहे हैं या इससे हमारे पर्यावरण को या हमारे दूसरी प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुँच रहा है। तो ये द्वंद्व जो है बड़ा संतुलन में होना चाहिए। विकास के इस द्वंद्व की तरफ भी श्रद्धा थोवाइट की ये कहानी ध्यान खींचती है। और पहाड़, जैसे कि इसका शीर्षक है, पहाड़ क्या है? पहाड़ भी दरअसल कई सारी चीजों का प्रतीक है। दिल का, अनुभूतियों का, संवेदनाओं का, हमारे अपने समय का। वो चोटिल हो रहा है, वो घायल हो रहा है। कुछ बड़े ही मेटाफोरिकल तरीके से उन्होंने इसमें जिक्र भी किया है कि जैसे पहाड़ के हिस्से से मांस नोच लिया गया है। ये इसके साथ भी हमारी अलग-अलग पीढ़ियों का अलग-अलग व्यवहार होता है। और युवा पीढ़ी, दरअसल युवा शब्द ही अपने आप में बेहद सापेक्षिक शब्द है, क्योंकि जिसे हम आज युवा कह रहे हैं या जिसे हम 15 साल पहले युवा कह रहे थे या 20 साल पहले 2001 में नवलेखन अंक आया था, और जो युवा पीढ़ी अब उठी थी 20 साल में, वो अपने यौवन को शायद पार भी कर चुकी है। वो उस तरह से युवा नहीं कहलाती है जिस तरह से हम साहित्य में उसे युवा के रूप में देखने के आदी हैं। तो इसलिए युवा भी अपने आप में एक सापेक्ष शब्द है। और साहित्य के भीतर, हालांकि
इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आलोचना वर्गीकरण की सुविधा के लिए कई बार तात्कालिक गलियारों से ऐसे शब्द उठाती है जो बिल्कुल रूढ़ हो जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपने नई कहानी क्या लिखी है, और आपसे कहा जाए कि आपने नई कहानी लिखी है, तो यहाँ नई जो है ये अपने आप में एक विशेषण भी है और अपने आप में एक संज्ञा भी बन जाता है कि बात हो रही नई कहानी की, लेकिन वो कहानी तो 1950-1960 के दशक में लिखी गई थी। तो क्या नयापन वहीं पे रुक गया? उसके बाद कुछ भी नया नहीं हुआ। और यदि 1950 और 1960 के दशक की कहानी को नई कहानी के रूप में पूरे साहित्य के इतिहास में ठप्पा लगा दिया जाएगा, तो कल जो लिखी गई ये कहानी उसको नई के रूप में विशेषण कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? कितना बड़ा संकट है। जिस समय 1950-1960 के समय में हिंदी के आलोचक इस पर काम कर रहे थे, क्या किसी के मन में ये प्रश्न नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। किंतु हम एक भाषा के तौर पर, एक साहित्य, समाज और संस्कृति के तौर पर कई बार अपनी जागरूकताओं को नजरअंदाज करते हैं, उसे उपेक्षित करते हैं, और तब इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। युवा, युवतर, ये एक ग्रंथ है। अगर समझ लीजिए, मैं किसी एक, जैसे कि वर्तमान साहित्य का युवा कविता अंक 1995-96 में आया था, और एक विद्यार्थी की तरह मैं उसका अध्ययन 2020 में कर रहा हूँ, तो वो सारा का सारा सब कुछ पुराना हो चुका होता है मेरे लिए। सारे लेखक पुराने हो चुके होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भाषा के भीतर ये सारे विशेषण अपने दायरों में सीमित होते हैं, और हमें इन दायरों से बाहर निकल करके ही भाषा और साहित्य को देखने की कोशिश करनी है। और जब हम ये कोशिश शुरू करेंगे, इस कोशिश को विस्तृत करेंगे, तभी तो हम उस नए धरातल को, उन नई चीजों को छू पाएंगे। जैसे कि एक कहानीकार या एक कवि, उसका युवा समय शुरू होता है 20 साल की उम्र में, और तब हमको याद आता है कि जॉन कीट्स 21 में मर गया था, सुकांत भट्टाचार्य 21 में मर चुका था, पाश 36 में मर चुके थे। यानी ये कविता या वो कहानी तो अपने यौवन की अवस्था में ही रुक चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। हमें एक लेखक के तौर पर, एक साहित्यकार के तौर पर आलोचना की बनी बनाई या मान्य नामावलियों से बाहर निकल करके काम करना होगा। कुछ बरसों के लिए इस पूरे युवा साहित्य को, इस युवा साहित्य की, इस युवा कहानी की, फिर से हमारी विवशता है कि हम उसे युवा साहित्य ही कहेंगे, युवा कहानी ही कहेंगे, क्योंकि अभी तक हम क्वाइन नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये जो 1990 के बाद, या खास तौर से कहें कि 1996 के बाद जो पीढ़ी सक्रिय हुई थी, मुझे याद है कि 1996 में जो वागर्थ के संपादक प्रभाकर श्रोत्रिय हुआ करते थे, तो नई कलम वागर्थ में एक कॉलम छपता था, हम लोगों की भी रचनाएं उसमें आई थी। तो कई सारे कहानीकार, कई सारे कवि जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं, वो उस दौर में भी आए थे। उसके बाद जैसा कि कुणाल जी ने अपने पूरे वक्तव्य में कहा कि रविंद्र कालिया का योगदान, उन्होंने जिस तरह से अपनी दोनों पत्रिकाओं में, जिस समय वो वागर्थ में थे और बाद में जब वो नया ज्ञानोदय में आ गए, दोनों समय उन्होंने जिस तरह से नई प्रतिभाओं को पहचान करके उन्हें मंच दिया, उन्हें प्रकाशित किया, वो भी एक बहुत सराहनीय, या एक तरह से कहें कि वही वो कदम था, वही एक टर्निंग पॉइंट था जिसके कारण हम इस पूरी पीढ़ी को पहचान रहे हैं। तो इस पीढ़ी की जो एक प्रमुख बात शुरुआती दिनों में भी थी, वो यही थी कि जो भी कुछ प्रचलित है, जो भी कुछ मान्य है, उसके प्रति एक प्रतिपक्ष के रूप में, एक सकारात्मक प्रतिपक्ष के रूप में खड़े होना, एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करना जो इससे पहले नहीं था। कई बार ये दावा किया जाता है, लेकिन हम बिल्कुल पूरी ऑनेस्टी से अगर कहें तो वो ऐसे है कि कहीं से ये नहीं है कि चीजें अपसाइड डाउन हो गई या पूरी तरह से बदल गई। ऐसा नहीं है कि पहले नदी का रंग नीला था और अचानक ये पीढ़ी आई और इसने पानी का रंग सफेद कर दिया। ऐसा भी नहीं है। ऐसा ड्रास्टिक चेंज दुनिया की किसी साहित्य में नहीं होता है, दुनिया की किसी पीढ़ी में इस तरह का बदलाव नहीं होता है। लेकिन फिर भी भाषा के स्तर पर,
शैली के स्तर पर एक बदलाव करने की कोशिश। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि वो बदलाव हो गया, क्योंकि ये पीढ़ी, ये जनरेशन जो कहानी और कविताएं लिख रही थी, जो 2001 के बाद 2006 के समय, उस समय जिसने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनात्मकताएं प्रस्तुत करना शुरू की, उसने कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन यहाँ पर दिया है। ये अभी हम पूरी तरह से नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि इसने अपनी उन रचनात्मकताओं के माध्यम से एक प्रॉमिस जरूर दिया है कि हम एक ऐसा काम करने की तैयारी में हैं। इसलिए जब भी हम ये बोलते हैं कि हम इस पीढ़ी के प्रति एक संशय से इसलिए भरे हुए हैं कि इसने अपने से पहले की पीढ़ी के साथ कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया है, कोई बहुत चीजों को बदल कर नहीं रख दिया है, या उस फोर्स के साथ, जिस फोर्स के साथ उपस्थिति बनी थी, उस फोर्स के साथ वो आगे नहीं बढ़े हैं। तो मन में यही आता है कि निश्चित ही इन्हें समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनके भीतर, हमारे भीतर वो प्रॉमिस है। उस प्रॉमिस को डिलीवर करने के लिए जिस खास किस्म का समय चाहिए वो मिलना चाहिए, और वो मिलेगा, चीजें निखर करके सामने आए। क्योंकि यही एक पीढ़ी है जिसकी रचनात्मकता में, जिसके नैरेटिव के स्टाइल में हमें एक अलग किस्म की चेतना भी दिखाई दी है। क्योंकि कथा विहीन कथा और लेखक विहीन कथा, कथा की भी तो अलग ऐसी शैलियां हैं। एक कथा विहीन कथा तो खैर बहुत जमाने से, जैसे सत्यनारायण की कथा है, सत्यनारायण की कथा हम सुनते हैं, उसमें एक नैरेटर भी है जो कथा सुना रहा है, सुनने वाले लोग भी हैं, लकड़हारे भी हैं जो कहानी को सुन रहे हैं। लेकिन कहानी क्या है, एग्जैक्टली कौन सी कहानी कही जा रही थी, एग्जैक्टली कौन सी कहानी सुनी जा रही थी, कथा में, यानी सत्यनारायण की कथा में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं। यानी वो एक ऐसी कथा है जो कथा विहीन कथा है, जो हमारे यहाँ धार्मिक प्रयोजनों में प्रयुक्त की जाती है। लेकिन ये एक ऐसी शैली है जो उत्तर आधुनिक साहित्य का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पक्ष विन्यस्त करता है। ये शैली करती है, बोर्हेशियन शैली है। जब कुछ है ही नहीं, कथा विहीन कथा। कथा क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन कथा कही जा रही है। लेखक विहीन कथा तो ज्यादातर कथाएं होती हैं, लेकिन एक ऐसी कथा जिसमें लेखक खुद पात्र की तरह हो, लेखक खुद एक फोर्स की तरह हो, और आपको बार बार ये महसूस कराए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो महज एक गल्प नहीं है, महज एक कहानी नहीं है। मैं लेखक हूं, मैं इस कहानी के बीचों बीच मौजूद हूं, और मैं उंगली पकड़ करके आपको इशारा दिला रहा हूं कि इसे आप महज कहानी मत मानिए, इसे आप कहानी से कुछ अलग मानिए, कहानी से कुछ आगे। शायद ये यथार्थ से और कहानी के बीच हुए मिलन से बना हुआ कुछ ऐसी एंटिटी है जो आपको बेचैन कर सकती है, आपको चिंतित कर सकती है। इन कहानियों ने कई बार अपने पाठक को चिंतित किया है। आमतौर पर जब हम कहानियां पढ़ते हैं तो वो अपने आप में चिंतित कहानियां नजर आती हैं। कुछ कहानियां खुद चिंतित होती हैं और कुछ कहानियां अपने पाठकों को चिंतित करवाती हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है, इशारा इस बात की तरफ है कि हिंदी में कई बार कहानियों को लेकर के इतना मोटापन प्रस्तुत किया जाता है, उनके ऊपर सामाजिक समस्याओं से जूझने का दबाव, सामाजिक समस्याओं को चित्रित करने का दबाव इतनी गहराई से डाला जाता है कि उनकी कलात्मक बारीकियां कई बार पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। उन कलात्मक बारीकियों को पकड़े रखना कहानी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अंततः कहानी एक कला है। क्योंकि अंततः हम वैसा लेखक नहीं बनना चाहते हैं जो उन बातों की बात करता हो, उन बातों की चर्चा करता हो जिन बातों को सभी लोग जानते हैं। आखिर कहीं न कहीं हम वैसे लेखक बनना चाहते हैं जो उन बातों को रेखांकित करे जिसे हमारा पाठक नहीं जानता।
या अगर जानता है तो उसके कुछ और धरातल हम प्रस्तुत करें। तो सामाजिकता का ये दबाव कई बार हमारी कहानियों को एक उथले रिपोर्टाज या एक उथली रपट या एक उथले चिंतात्मक लेख में तब्दील करने की तरफ अग्रसर कर देती है। और मैं ये कभी नहीं कहता कि किसी भी पीढ़ी में, और ऐसा होता भी नहीं, आप खुद भी नहीं मानेंगे, कोई भी नहीं मानेगा कि एक पीढ़ी के भीतर अगर बहुत सारे लोग आए हुए हों तो वे सारे के सारे लोग एक जैसा या एक जैसी श्रेष्ठता का पालन और वहन करने वाले लोग, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी इस पीढ़ी के भीतर कुछ ऐसे जरूर हैं, कुछ ऐसे लेखक जरूर हैं जिन्होंने भाषा को एक नया आयाम दिया है। मैं खास तौर पर रेखांकित करूं, कुणाल सिंह यहाँ बैठे हैं, चंदन पांडे हैं, मनोज पांडे हैं, पंकज मित्र हैं, प्रत्यक्षा हैं, वंदना राग हैं, मोहम्मद आरिफ हैं। इस तरह के तमाम इस पीढ़ी के लेखक हैं जिन्होंने भाषा के साथ एक रचनात्मक सहवास, रचनात्मक तालमेल बनाए रखा है और उससे ये एक नई कृति की संभावना हमेशा बनाए रखते हैं। शैलियों के साथ जो एक विशिष्ट, जिसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैं चर्चा कर रहा था मित्रों के साथ कि विदेशों में, खासकर दूसरी भाषाओं के साहित्य में, जहाँ का फिक्शन हमारे सबकॉन्टिनेंटल फिक्शन से कहीं आगे है भी, माना भी जाता है और बार बार वो उसे प्रूव भी करता है। तो उपन्यास वहाँ इतने सिकुड़ गए हैं, इतने कंसाइज हो गए हैं। जैसे अलेखांद्रो सांब्रा चिली देश के लेखक हैं, मेक्सिको के चिली देश के लेखक हैं, स्पेनिश भाषा में लिखते हैं। उनका उपन्यास है बोनसाई, 10,000 शब्दों का छोटा सा उपन्यास। कई बार तो हमारी कहानियां 10,000 शब्दों को क्रॉस कर जाती हैं। नॉवेला हम लिखते हैं वो 30 से 40,000 शब्दों का होता है, लेकिन 10,000 शब्दों के इन शब्दों के भीतर एक लेखक पूरे औपन्यासिक वैभव को ला करके रख दे रहा है। यानी प्रिसीजन पर कितना काम हो रहा है दुनिया में। एक जमाना था 1860 1870 का, जब चार्ल्स डिकेंस उपन्यास लिखा करते थे और 600 पेज का उपन्यास होता था। वो दोस्तोयेव्स्की और टॉल्स्टॉय लिखा करते थे, 600-800 पेज का उपन्यास होता था। और एक जमाना अब आ गया है जब 40 या 60 पेज की रचना को बाकायदा औपन्यासिक वैभव के रूप में न केवल देखा जा रहा है बल्कि स्वीकार किया जा रहा है। तो प्रिसीजन को लेकर के, सटीकता को लेकर के, भाषाई किफायत शारी को लेकर के दुनिया में इतना काम हो रहा है। और ये की बात है कि वो काम हिंदी की नई पीढ़ी की रचनाशीलता में भी कई बार प्रतिबिंबित भी होता है। कहने का अर्थ मेरा ये है कि ये एक ऐसी पीढ़ी है जो अपने हर प्रयास के साथ अपने प्रॉमिस को मजबूत करती है, अपने वादों को मजबूत करती है। अच्छा साहित्य, अच्छी कविता और अच्छा संगीत हमसे एक वादा करता है। वो वादा हमारे साथ टिके रहने का होता है। तो ये साहित्य हमसे एक वादा करता है, हम इसके साथ टिके रहें, ये लंबे समय तक हमारे साथ टिका रहेगा, अपने नए रूप में विकसित और पुष्पित पल्लवित भी होगा। कुछ नए आयाम इसमें खुलेंगे, कुछ नए आयाम इसमें जुड़ेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ और इसी के साथ एक बार फिर से इस पूरे मंच को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। इतने सुंदर, इतने सार्थक, इतने प्रिय कार्यक्रम के लिए। कहानियों का ये सफर, कहानियों की ये यात्रा इसी तरह चलती रहे, क्योंकि सारा का सारा साहित्य अंततः एक यात्रा होता है। कहानियां और कविताएं दरअसल एक यात्रा वृत्तांत होती हैं, अंदर से बाहर की यात्रा, अतीत से वर्तमान की यात्रा, इस क्षण से उस क्षण की यात्रा। तो क्षणों के बीच की ये यात्रा वनमाली सृजन पीठ, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी और हमारे इन सभी मित्रों के साथ अनवरत इसी तरह चलती रहे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपको नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद गीत भाई। एक कवि जब कहता है तो सचमुच एक एनरिच होने वाला माहौल बन जाता है। गीत ने याद दिलाया, पिछली बार हम लोग लगभग साल भर पहले मिले थे। हम दोनों ही भोपाल में रहते हैं, लेकिन ये विधागत ईर्ष्या है हमारे बीच कि मैं कवि बनना चाहता हूँ, गीत कहानीकार, गीत अच्छे कहानीकार हैं भी। और हम लोग रायपुर में शायद मिले थे और हमारे बीच काफी रचनात्मक बातें होती हैं। आज गीत हमसे जुड़े आगे भी, जैसा कि इन्होंने एक अच्छा साहित्य, अच्छी कहानी, अच्छा गीत और अच्छा कवि हमसे वादा करता है। और ये वादा करता है कि हमसे हमेशा अक्सर हमारे कार्यक्रमों में आते रहेंगे। विश्वरंग का ये कार्यक्रम है और विश्वरंग एक अच्छी बात यह है, अभी नीदरलैंड से हमारे पास एक शुभकामना संदेश श्री रामा तक्षक जी का आया है। विश्वरंग आज वहां भी शुरू हो चुका है, इस वजह से ऑनलाइन व्यू आज नहीं जुड़ पाए हैं, इसके लिए उन्होंने क्षमा सहित हमें शुभकामनाएं भेजी हैं। प्रगीत कुमार ऑस्ट्रेलिया से, रेखा मैत्रे संयुक्त राज्य अमेरिका से, और मनीष वैद्य जो हमारे कथा देश में, जिनकी कहानी हमने युवा खंड में ही शामिल की थी, उनका भी संदेश आया है। चंद्रमोहन सिंह नोएडा से, लीलाधर मंडलोई जी दिल्ली से, जो विश्वरंग के सह निदेशक भी हैं, उन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं। बलराम गुमास्ता जी भोपाल से, भंवरलाल श्रीवास जी भोपाल से, दीपक गिरकर जी और तमाम हमारे साथ जुड़े हुए मित्र हमसे लगातार संवादरत हैं। कल हम कथा यात्रा के समाहार सत्र को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। समय में जरा सा परिवर्तन है, हम 5:30 बजे शाम से मिलेंगे। हमारे साथ कथादेश के प्रधान संपादक श्री संतोष चौबे जी, संपादक श्री मुकेश वर्मा जी और संपादन मंडल से जुड़े हुए लोग रहेंगे। साथ में हमारे कुछ वरिष्ठ रचनाकार भी हमारे साथ उपस्थित होंगे। आप सबकी उपस्थिति वांछित होगी। इससे पहले हम औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन की तरफ मुड़े। आज अपने सानिध्य से हमें समृद्ध करने वाले श्री गीत चतुर्वेदी जी के लिए हमारे पास एक छोटा सा प्रतीकात्मक उपहार है। आइसेक पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित नए सेट की कुछ पुस्तकें मैं आग्रह करूंगा वनमाली सृजन पीठ भोपाल के अध्यक्ष, हमारे पब्लिकेशन के निर्देशक श्री मुकेश वर्मा जी, वरिष्ठ कथाकार मुकेश वर्मा जी से गीत जी को देखिए कैसा है। ये हमारे नए सेट की कुछ किताबें हैं। मैं वही आग्रह पुनः मुकेश जी से करूंगा, हमारे साथ उपस्थित हैं परी जोशी जी, इन्हें भी नए सेट की पुस्तकें भेंट करें। देखते हैं, आप देखते हैं, जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारी तकनीकी टीम के कुछ सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, कुछ पार्श्व से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं विश्वरंग के निदेशक, कथादेश के प्रधान संपादक, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और वरिष्ठ कवि कथाकार श्री संतोष चौबे जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। उनका यह एक महास्वप्न है जिसे साकार करने में हम सब लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। वनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष वरिष्ठ कथाकार मुकेश वर्मा जी का मैं आभार प्रकट करता हूं। उन्हीं के संपादन में हमने कथादेश के 18 खंड प्रकाशित किए हैं। हमारे तकनीकी पक्ष से श्री संजय सिंह राठौर जी, श्री प्रशांत सोनी जी, श्री महीप निगम जी, देवेंद्र देवनानी जी, रमेश विश्वकर्मा जी, रोहित श्रीवास्तव जी तथा अन्य का मैं हृदय से आभारी हूं। उनकी उपस्थिति, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थिति इस कार्यक्रम को संभव बनाती है। कल हम फिर से मिलेंगे समाहार सत्र के दौरान, जहां पे हम कथादेश के 18 खंड को एक बार फिर से देखेंगे। वहां किसी कहानी का पाठ तो हम नहीं करेंगे, लेकिन संपादक मंडल की पूरी टीम उपस्थित होगी।
अपने विचार, अपने अनुभव हमसे साझा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब लीव कर सकते हैं।